नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर के बारे में और दूसरे पेपर में जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बेसिकली पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे पेपर का आपके नाम है इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति। जब आप बीए के 6 सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने होते हैं। तो पहला पेपर आप लोगों का हो ही चुका है, ठीक है। दूसरे पेपर का आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे, समझेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं चीजों को समझाऊंगा। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के इसमें क्वेश्चंस हमने रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही लेक्चर, इसके अलावा 2026, 2027, 2028 इन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 6 सेमेस्टर राजनीति शास्त्र का दूसरा पेपर आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया का कल पेपर लगा हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया के अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय या ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जहां परीक्षा लिखित होती है, ठीक है, उन सभी में लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैंने कई मॉडल पेपर दे रखे हैं, यूट्यूब पर आप देख पाएंगे। उनको प्लेलिस्ट बना होता है, उसी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है। चले बिना समय गवाए हुए मैं प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूं और चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रहित क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा गया। राष्ट्रहित अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर एक देश अपना हित चाहते हैं। कोई भी देश अगर किसी देश से जुड़ा हुआ है या किसी देश का समर्थन करता है या किसी का विरोध करता है तो वो मात्र इसलिए करता है कि उसका क्या फायदा होगा। जैसे तुर्की ने पाकिस्तान का भी समर्थन किया तो तुर्की को पता है कि पाकिस्तान से उसको बहुत लाभ लेना है अभी, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका ने जिसका सपोर्ट किया तो अमेरिका भी उससे कुछ लाभ की इच्छा करके ही सपोर्ट करेगा। ऐसे ही जो भी देश एक दूसरे से आज संबंधित हैं या एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, तो ये शत्रुता और मित्रता जो इंटरनेशनल राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो एक परिवर्तनशील होता है। उसका एक जैसा स्वरूप कभी नहीं होता। जैसे आज कुछ और संबंध है, कल कुछ और संबंध हो सकते हैं, यानी संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। और यही परिवर्तन बेसिकली आप देखते हैं ये बस लाभ को ध्यान में रख करके, अपने हित को ध्यान में रख करके होता है। उसी हित को राष्ट्रहित कहा जाता है। हर एक देश अपना हित साधने के लिए एक दूसरे देश से चाहे व्यापार करना हुआ, चाहे किसी भी प्रकार की कोई चीज करनी हुई, यानी कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने हित के लिए ही वो दूसरे देश की मदद करता है, दूसरे देश से शत्रुता मोल लेता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रीय हित क्या है। राष्ट्रीय हित एक व्यापक शब्द है। व्यापक माने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या कर सकते हैं आप, या इसका एक प्रकार से एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि उनकी जिस देश की आवश्यकता क्या है उसी आवश्यकता के अनुसार उनका हित भी अलग अलग होता है। प्रत्येक देश की आर्थिक तथा सैनिक तत्व, उसकी प्राचीन परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक, भौगोलिक स्थिति, ये सब राष्ट्रीय हित के निर्माण में सहायता करती हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास सेना ज्यादा है तो आप कुछ दूसरे टाइप का हित चाहेंगे किसी से, ठीक है। आर्थिक तंत्र आपका मजबूत है, पैसा रुपया आपके पास है, तो उसके लिए अलग हित होगा। ऐसे आपकी प्राचीन परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक और भौगोलिक स्थिति, ये सब डिसाइड करते हैं राष्ट्रीय हित क्या होगा और कैसा होगा, ठीक है। क्लियर हो रही चीजें, बिल्कुल। तो यही सब चीजें हैं। तो राष्ट्रीय हित के निर्माण में ये सब सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार राज्यों के राष्ट्रीय हितों में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए राज्यों की विदेश नीतियां जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है। चूंकि राज्य के जो राष्ट्रीय हित होते हैं इन्हीं सभी वजह से, चूंकि रीति रिवाज परिवर्तन हुआ, धर्म में तमाम बदलाव हुआ, दार्शनिक क्षेत्र में बदलाव हुआ या भौगोलिक स्थिति में बदलाव हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय हित बदलता है। और जब राष्ट्रीय हित बदलता है तो विदेश नीतियां भी बदलती हैं, यानी एक दूसरे देश की संबंध कहां तक किसके साथ रहेगा। आज हो सकता है जो देश हमारा मित्र हो, कल वही देश हमारा शत्रु भी बन सकता है। अमेरिका बहुत कहता था कि हम भारत के एकदम से मित्र हैं, लेकिन अभी इसी भारत पाकिस्तान के जब बीच में जो है तनातनी हुई, इसी में पता चल गया कौन मित्र है और कौन आपका एक प्रकार से शत्रु है। इसी में सब, जैसे आपातकाल परखिहो चारी, ठीक है, समझ रहे चीजों को, यानी आपत्ति के समय में ही आप कई चीजों की परीक्षा ले सकते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल परखिहो चारी। ऐसे ही
विदेश नीति भी होती है कि जब आपदा आती किसी देश पर, उस दौरान अगर कोई देश आपके साथ खड़ा होता है तो आप जान लीजिए कि यह आपका मित्र है। बाकी वैसे तो सभी कहेंगे कि भाई अरे बताओ कोनो काम है भैया, हम आपके सथवे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त आपके कहते नहीं है। तो ऐसे अपनी पत्नी, जब आपके पास रुपया पैसा धन ना हो और आपकी पत्नी आपका साथ अगर दे रही है, तब जान जाइएगा कि वह पत्नी आपकी नहीं, वो बल्कि लक्ष्मी का अवतार है सीधा। वो उसकी फिर कभी एक प्रकार से डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा, ठीक है। उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करिएगा। ऐसी स्त्री जो आपके सुख में भी आपके साथ रहे और आपके दुख में भी आपके साथ रहे। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, हर एक देश अपना हित चाहता है और अपने हित चाहने के लिए वो कहां तक जा सकता है उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। वो गाना चला है कि छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ। तो ऐसे छने छने मिजाज बदलता रहता है राष्ट्रीय हित का, यानी कि नेशनल हित। हर अंतरराष्ट्रीय राजनीति या संबंध जो होते हैं कब बदल जाएं कुछ पता नहीं होता, ये क्षणिक होते हैं, आज है कल नहीं भी हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बस यही चीज आपको समझना होता है, ना तो कोई देश कभी किसी देश का मित्र होता है और ना ही कोई देश कभी किसी का शत्रु होता है। समय और परिस्थिति के हिसाब से कोई देश किसी देश का शत्रु या किसी देश का मित्र होता है, ठीक है। अब वो स्थिति कैसे डिसाइड होती है, उसकी राष्ट्रीय हित के हिसाब से, उसकी आवश्यकता क्या उस दौरान, किसी देश की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, क्या आवश्यकता है, वही आवश्यकता बताती है कि उसके हित या फिर उसका संबंध कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बेकार हो जाएगा। तो वही चीज है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई रहती है। राज्यों के राष्ट्रीय हित चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य हित। मुख्य हित मतलब जो मेन पर्पज जो होते देश का, देश को आगे बढ़ाना है या फिर देश का जो मुख्य हित होता है वो। दूसरा होता है गौण। गौण माने होता है जो एक प्रकार से मतलब उसका कोई मतलब ना, अगर हो भी गया तो भी काम अच्छा है, नहीं भी हुआ तो भी काम चलता रहेगा, हित मिले। अस्थायी हित होता है जो कि फिक्स होता है कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, वो बदलता नहीं है, वो हमेशा की स्थिति में अस्थायी रहता है। एक होता है परिवर्तनशील हित जो समय के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है। मुख्य हित जिसको एक प्रकार से उसको पूरा ही करना होता है। गौण हित जिसको पूरा हुआ या ना हो कोई मतलब नहीं। अस्थायी हित मतलब जो स्थिर रहे, जिसमें बदलाव ना हो, चाहे समय बीते परिस्थिति बीते, हर देश हर सिचुएशन में उसका हित वही रहेगा। परिवर्तनशील हित भी होता है जो हमेशा बदलता रहता है समय परिस्थिति के हिसाब से। समझे भैया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन चले, प्रश्न है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व बताएं। राष्ट्रीय शक्ति नेशनल पावर क्या होती है। देखिए राष्ट्रीय शक्ति हर एक देश के पास कुछ ना कुछ पावर होती है और उसी पावर के बलबूते पर वो दूसरे देश पर जो है अपना अधिकार या आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है बाबू कि जब भी आपके पास शक्ति ज्यादा हो, साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, मैं पिया जाए सुरूर ना हो। अगर कोई व्यक्ति शराब पिए और कहे कि हमको जो है नशा नहीं हो रहा है, तो वो एक प्रकार से या तो झूठ बोल रहा है, या तो कोई देवता है, या तो कोई पशु है वो, ठीक है। ऐसा हो कोई व्यक्ति जिसके पास खूब अपार संपदा हो, धन हो खूब ज्यादा, और उसको घमंड ना हो अपने साहिबी का, तो जो है क्या है कि भाई साहिबे वक्त हो और गुरूर ना हो, उसके जो है गुस्सा ना आए, गुरूर ना हो, एकदम सीना तान के चले। और अगर मैं पिया जाए शराब पिए और कोई व्यक्ति कहे नशा नहीं हो रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पे ऐसे ही जिसके पास शक्ति होती है, पावर होती है, जैसे अमेरिका के पास पावर है, अब उसके पास चूंकि पावर है इसी दम पर उसके पास सत्ता भी है, क्योंकि जहां पर पावर होती है वहीं पर सत्ता होती, शक्ति जिसके पास है वहीं पर लक्ष्मी का एक प्रकार से कब्जा होता है। आप देखिए एक ऐसे समझे उदाहरण के माध्यम से, मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। भारतीय धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म में आपने भगवान विष्णु को देखा होगा, हमेशा देखा होगा, तो क्षीर सागर में वो लेटे हुए हैं, किस पर, शेष नाग पर लेटे हैं। शेष नाग आराम से लेटा हुआ है, मतलब शेष नाग जो है उससे बढ़िया एक बिस्तरा बना देता है, इस पंच का गद्दा फेल है शेष नाग जी का गद्दा जैसे, ठीक है। भगवान विष्णु उस पर लेटे हुए, भगवान विष्णु के पास क्या है, शक्ति है, पावर है। अब भगवान विष्णु के पास पावर है, माता लक्ष्मी जो कि जिनके पास पैसा रुपया बहुत ज्यादा है, धन मता बहुत ज्यादा है, माता लक्ष्मी उनके पैर हमेशा दबाते हुए आपको दिखाई पड़ती होगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसके पास क्या होता है, उसके पास पैसा रुपया भी आने लगता है, सत्ता रहती है, उसके पास सत्ता रहेगी तो सब कुछ रहेगा। तो यही चीज समझिए। तो शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं पे हर मामले में, अगर आपके पास शक्ति संपन्न देश है जैसे अमेरिका, तो अलग अलग देशों को जब वो कहता, पाकिस्तान को बोला भाई सीज फायर करो, पीछे हटो, पाकिस्तान चुप हो गया। भारत को बोला, भारत भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कहा चलो भाई ठीक है, अमेरिका बोल रहा है। तो ऐसी महाशक्तियां जो होती हैं वो छोटे छोटे देशों पर अपना जो है
एकदम से क्या होती है, जकड़ने का प्रयास, उन पर कंट्रोल पाने का प्रयास करती है। तो राष्ट्रीय शक्ति यही होती है। इनके तत्व कौन कौन से? सबसे बात भौगोलिक स्थिति। अगर किसी देश की भौगोलिक स्थिति ठीक ठाक है, वहां पर बढ़िया पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मैदानी भाग है, पठारी भाग है, खनिज संपदा है, जल बढ़िया बढ़िया बह रहे हैं, नदियां हैं खूब तीव्र गति से बहने वाली, जहां से विद्युत ऊर्जा हो रही है, तो भौगोलिक स्थिति ठीक है तो भी उसके पास भी शक्ति है। प्राकृतिक संसाधन अगर कोयला, सोना, चांदी अगर किसी देश के पास खूब है तो वो भी जानिए। जैसे कि जो अरब के कंट्रीज हैं, ठीक है, जो है ओपेक की कंट्रीज, ओपेक जो एक संस्था है जिसमें कई सारे देश 57-58 देश या जो भी देश शामिल होंगे ओपेक कंट्री में शामिल है। ओपेक एक संगठन है देशों का जो तेल को बेचते हैं, खनिज तेलों को बेचने के लिए एक संगठन है ओपेक, उसको बेचने वाले देशों का संगठन ही ओपेक कहलाता है। तो उनके पास चूंकि तेल है इसीलिए सारे देश जो है उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करते जल्दी कि भाई अगर हम इनसे लड़ लेंगे तो हमको फिर तेल ये जो है जो पेट्रोल डीजल आता है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन है तो भी आपके पास शक्ति है। तीसरी बात, जनसंख्या। अगर आपके पास, जैसे भारत से कोई लोग जल्दी क्यों नहीं आते सामने खुल करके, पूरा देश मतलब कोई भी देश पाकिस्तान की तरफ से खुल करके नहीं आ, सिवाय जो है टर्की और चाइना वगैरह के। चाइना भी पीछे से ही बोला, क्योंकि चाइना का सब माल कहां पर बिकता है? भारत में बिकता है, ठीक है। क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो एक प्रकार से क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट है। जनसंख्या दुनिया की सबसे ज्यादा कहां पर? भारत में है। भारत में हर एक देश की कंपनियां आकर के अपना जो है सामान बेचती हैं, ठीक है। अब जब सामान आकर के यहां पर बेचती हैं तो भाई उनको मार्केट चाहिए, ठीक है। जैसे एप्पल कंपनी से कहा, भाई अमेरिका के से बताएगा, सूत्रों से पता चला मुझे, न्यूज मैंने जहां तक देखी है, मुझे जहां तक जानकारी है कि भाई एप्पल से कहा कि एप्पल में जो संस्था जो बनाती है एप्पल का फोन, वो वहां पर बंद कर दो भारत में। एप्पल ने कहा कि भैया और कुछ मांग लो, भारत से हमारी कंपनी बैन मत करवाओ। भारत में, चूंकि भारत से ही जितना पूरी दुनिया में जनसंख्या होती है उतना अकेले भारत दे देता है, ठीक है, उनको फायदा। तो जनसंख्या अगर आपके पास भी ठीक ठाक है तो आप जान लीजिए शक्ति संपन्न, इसीलिए भारत से कोई लड़ना भिड़ना जल्दी नहीं चाहता। चौथी बात, औद्योगिक क्षमता। अगर आपके पास इंडस्ट्री खूब है, कंपनियां खूब है, तो तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी की आपके पास, जैसे वियतनाम है, छोटा सा देश है मात्र, चाइना उससे जल्दी नहीं बोल पाता क्योंकि चाइना के बगल में ही है ताइवान, लेकिन ताइवान में सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, छोटे छोटे देश है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनसे नहीं बोलेंगे। सैनिक तत्परता, जैसे सैनिक तत्परता में भारत भी सैनिक सेना में बहुत आगे है, जैसे चीन की सेना बढ़िया होती है, तो ये सब चीजें। राष्ट्रीय नेतृत्व, जैसे मोदी जी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व बढ़िया करते हैं, तो ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहता कि जो राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता हो, विश्व स्तर पर जिसकी जान पहचान हो, उससे भी लड़ना लोग नहीं चाहते। कूटनीतिक क्षमता भी होनी बहुत जरूरी है। यानी ये 8 तत्व जो है ये राष्ट्रीय शक्ति के तत्व है, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाते हैं। इसी राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा सत्ता जो होती है बनाई जाती है, या देशों में एक प्रकार से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अलग अलग देश के लोग। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, मैं समझा करके बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आदर्शवादी सिद्धांत क्या है? आदर्शवादी, आइडियल जो सिद्धांत होते हैं वो क्या? देखिए, आदर्शवादी विचार 18वीं शताब्दी में सामने आया, जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, यानी युद्ध नहीं करना है। आदर्शवाद युद्ध से बिल्कुल दूर भागता है। आदर्शवाद अंतरराष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो, यानी जहां पर पावर ना हो, जो राजनीति शक्ति की राजनीति, जिसके पास पावर है या माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस सिद्धांत को खत्म करता। अनैतिकता यानी आ माने नहीं, नैतिकता माने नैतिकता, यानी जहां पर नैतिकता ना हो उसको खत्म करता है, नैतिकता वाले राष्ट्र की बात करता है। हिंसा मुक्त राष्ट्र की बात करता है, जहां पर अनैतिकता ना हो यानी नैतिकता हो, जहां पर हिंसा ना हो यानी अहिंसा हो, ठीक है, जहां पर शक्ति की राजनीति ना हो, वो ऐसे राज्य की कल्पना करता है। आदर्शवादी पॉइंट ऑफ व्यू या आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू इस बात का समर्थक है बाबू कि शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से, अंतरराष्ट्रीय संगठन और शिक्षा का प्रचार प्रसार करके संसार को शांति में बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर जो काम, कहते हैं कि जो काम ना कर पाए बंदूक की गोली, वो काम कर जाए क्या? मुंह की बोली, ठीक है। आप देखो, दीवार के पीछे आप छुपे हो तो गोली से कोई व्यक्ति आपको नहीं मार सकता, लेकिन बगल से अगर कुफार बोली बोल दिया तो भाई आप समझ लीजिए कि आप जीते जी आपको मार दिया, ठीक है। ऐसी तो बोली वो चीजें। तो ऐसे में जो मामला, युद्ध सबसे लास्ट विकल्प होना चाहिए किसी भी मामले को लेकर के। युद्ध किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होता है, लेकिन जब बात अपने मान सम्मान की आ जाती है, जब बात अपने वर्चस्व की आ जाती है, अपने आप के कि भाई अब युद्ध करना ही मजबूरी में है, नहीं तो हमारा विनाश हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में युद्ध भी करना जरूरी हो जाता है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण कहता कि क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए कई बातें बताई, कई सिद्धांत बताए। पहली बात बताई
कि राज्यों को अपने व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, यानी कि हर एक देश एक मोरल, एक प्रकार से प्रिंसिपल्स हो, एक नैतिक सिद्धांत हो, उन नैतिक सिद्धांतों पर आगे बढ़े। राज्यों को निष्पक्ष नीतियां बनानी चाहिए कि पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी मामले में। विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राष्ट्र को समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि शक्ति की राजनीति को, जिनके पास पावर है, जो वर्चस्व बना करके रखे, दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं, उस शक्ति को खत्म कर देना चाहिए एक विश्व का संगठन बना करके। चौथी बात, सर्वाधिकारी राज्यों में ऐसे दलों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए जो तानाशाही सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, यानी तानाशाही को खत्म कर दिया जाए। इस तरीके से आदर्शवाद कहता है इन चार पांच तरीकों से हम जो है क्या कर सकते हैं, जो है शांति में एक दुनिया कायम कर सकते हैं। तो आदर्शवाद शांति की बात करता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन भैया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंदी में इसी को शॉर्ट फॉर्म में सार्क कहा जाता है, ठीक है, सार्क, ठीक है, सार्क इसी को कहते हैं क्या, दक्षेस भी इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षेस, दा, दक्षिण से क्या ले लिया, दा ले लिया, ए से ले लिया भाई दक्षेस, ठीक है, तो यहां पर छा ले लिया, यहां पर देखिए ये छे ले लिया, ए ले लिया, तो ये इसी में मात्रा लग गया, ठीक है, दक्षेसा ले लिया, अब दो सा है तो इसी में, तो दक्षेस इसी को शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया के देश मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, सार्क। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। इसके निर्माण में बांग्लादेश और भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, ठीक है, यह सैनिक संगठन नहीं है, इसमें सेनाओं को लेकर कोई बात नहीं है। सार्क के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सदस्य राज्यों में लोकतंत्र का होना जरूरी है, यानी कि ऐसे देश जिसमें लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, वही देश इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं। इसकी बैठकें हर साल होती हैं। यदि किसी सदस्य राज्य में लोकतंत्र नहीं है तो सार्क की नियमित बैठकें स्थगित की जा सकती हैं। अगर किसी देश में जो है डेमोक्रेसी नहीं है तो उसमें एक प्रकार से एक साल की जो बैठक है उसको स्थगित कर सकते हैं। यदि सदस्य राज्य आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तब भी बैठक को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि 2016 में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से सार्क की बैठकें स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि 2016 में जो है पाकिस्तान ने कोई गतिविधि की थी। पाकिस्तान वैसे हमेशा करता ही रहता है गतिविधियां ऐसी, तो पाकिस्तान की गतिविधि की वजह से इसको खत्म मतलब कि उस साल स्थगित कर दिया गया था। सार्क के कई सारे देश हैं, जैसे कि भारत स्वयं अपना है ही मेन लीडर, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सारे देश, और अफगानिस्तान बाद में अभी आकर के जुड़ा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ये चीजें आप ध्यान रखें। तो सार्क संगठन से प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाला है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सार्क का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए संगठन का आयोजन किया गया था। अब इसमें सबसे बड़ा जो है वही पाकिस्तान वही शामिल है इसमें, ठीक है। पाकिस्तान को इसलिए शामिल कर दिया गया था ताकि पाकिस्तान में ही जो एक प्रकार से कुछ इलाके वहीं पर ऐसी गतिविधियां देखी जाती, तो पाकिस्तान का इसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार अगर मदद करे तो आतंकवाद को बड़े आसानी से समाप्त कर सकते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई, क्योंकि बड़े जैसे भूटान, छोटे छोटे देशों में, नेपाल वगैरह में गरीबी है, या बांग्लादेश वगैरह में, या फिर और जगहों पर, तो उनकी गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक सहयोग, या भारत की गरीबी, आर्थिक सहयोग एक दूसरे को करेंगे, संचार और विज्ञान में प्रगति, ये सब एक प्रकार से इन सभी देशों का उद्देश्य रहा। इसके लिए ये दक्षिण एशियाई संगठन बनाए गए थे। दक्षिण एशिया में यही तो अपना जैसे भारत होगा, ये देखिए भारत है, ठीक है। अब देखें ये आपका क्या होगा, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ठीक है, भूटान है, ये नेपाल है, दक्षिण एशिया के देश, ये अपना भारत है ही, ठीक है, ये श्रीलंका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सार्क कैसे बना दीजिए, ये श्रीलंका शामिल है इसमें, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, इससे नीचे यहीं पर मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव भी एक देश है, मालदीव भी टीपू बोला था थोड़ा सा, मोदी जी गए कुर्सी लेकर के एक बढ़िया सा लकड़ी वाली, और 2-3 कुर्सी उठा करके बढ़िया रखवा दिया गया, कहां पर, लक्षद्वीप समूह में, इससे ऊपर वह मालदीव में जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, जब छुट्टी होती है उनकी तो मुंबई यहीं पर है, यही मुंबई से पट से जो विमान पकड़ते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मालदीव में जाते थे, बढ़िया एंजॉय करते थे 1-2 महीना तक, ठीक है। तो भाई बहुत पैसा पाता था मालदीव, उसी पर्यटन पर उसका पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। अब मोदी जी क्या किए, एक टीपू बोला मालदीव, कुछ वहां के शासक ने टीपू कुछ बोले, कहा रुको बेटा तुमको समझाते हैं, कहा कैसे समझाओगे, बस मोदी जी गए उठा करके, ये लक्षद्वीप समूह है उसके ऊपर, यहाँ पर भी ऐसी सुविधा, यहाँ पर भी थोड़ा डेवलपमेंट करवा दिया, तो यहाँ पर सारे जो हीरो हीरोइन थे सब कहा कि भाई मालदीव हटाओ, तुमको तुम्हारे पास जाना ही नहीं, अपने लक्षद्वीप पर जाते हैं। लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा है, मालदीव अलग एक देश है,
तो लक्षद्वीप पर आकर के बढ़िया कुर्सी लगाकर बैठे, सारे सेलिब्रिटी जाकर के वहीं पर अपना फोटो खिंचवाने लगे। यहाँ पर भी बढ़िया निर्मल पानी है और बीच बढ़िया बनी हुई है, लक्षद्वीप पर कभी घूमने जाइए, ठीक है। तो ये सब चीजें तो यहाँ तो ये लक्षद्वीप बैठ गए। ऐसे ही यहाँ पर है पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान शामिल है। ऊपर आपका यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान, ये सारे देश शामिल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश शामिल है इसके। 7 सदस्य देश संस्थापक थे जब इसकी स्थापना हुई, तो 7 थे, बाद में अफगानिस्तान जुड़ गया। तो ये सार्क हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए, गरीबी को घटाने के लिए, आर्थिक सहयोग एक दूसरे देश को देने के लिए, और संचार और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, विज्ञान की प्रगति के लिए बनाए गए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर आप में से किसी को हमारे कोर्स में जोड़ना है या फिर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम में करके भेज देने हैं। आपके लिए दोनों सब्जेक्ट यानी 2 सब्जेक्ट जो आपके होंगे उन दोनों सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। परीक्षा चाहे आपकी एमसीक्यूज बेस्ड हो और चाहे ऐसे लिखित हो, ठीक है। दोनों टाइप की तैयारी शुक्ला डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाई जाती है। मात्र 100 रुपए फीस लगेगी, स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस में दोनों सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते एक आते सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो उसके लिए अगर एक सब्जेक्ट का केवल एक सब्जेक्ट का आपको लेना है तो मात्र 50 रुपीज लगेंगे। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट का दोनों सब्जेक्ट प्लस में आपका को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर, उन सभी के लिए आपकी तैयारी कितने 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। अगर एक आध सब्जेक्ट का आपको बचा हुआ है तो उसके लिए 50 रुपए ही में आपका करवा देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ उसमें मिल जाएगा, आप उसको पढ़ करके जाइएगा। बाकी वीडियोस आप देख ही पा रहे होंगे फ्री में यूट्यूब पर। आगे देखते हैं, चले। और जो पुरानी वीडियो है, पुरानी पीडीएफ है, सब कुछ आपको मिल जाएगी, पेपर मिल जाएगी, कैसे पेपर आता है, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन आ चुका, पंचशील सिद्धांत का हुआ भैया। पंचशील सिद्धांत, 5 सिद्धांत है पंचशील में, यही लेके नाम का है पंचशील, ठीक है। पंचशील सिद्धांत शांति का बढ़ावा देते हैं। देखो पंचशील सिद्धांत का हुए, पंचशील सिद्धांत भारतीय विदेश नीति की शांति, प्रियता, मैत्री और सह अस्तित्व यानी सभी, जैसे हम भी बचे रहे आप भी बचे रहे। सह माने होता साथी, यानी हमारा भी बचत रहे। जैसे अगर आप हमारे ऊपर खतरा नहीं होंगे तो हम आपको ऊपर खतरा नहीं बनने देंगे, ठीक है। यानी एक दूसरे को एकदम से ठीक ठाक रहेंगे। सहभाव नीति का परिचायक है, जिस पर 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच में संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। पंचशील के सिद्धांत कौन कौन से, 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, यानी कि ना तो भारत की सेना चीन में घुसेगी ना चीन की सेना भारत में, यानी जहां से सीमा है एक दूसरे की वहीं पर एक प्रकार से अखंडता माने क्या होता है कि भाई भारत की सीमा में तो पाकिस्तान वाले आएंगे ना पाकिस्तान की सीमा में भारत वाले जाएंगे। दूसरी बात, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर आक्रमण की स्थिति बनी तो बैठ करके बढ़िया सा चाय काफी पिएंगे और उसके बाद में निपटारा करवा देंगे। तीसरी बात, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चीन के अंदर क्या हो रहा है, जनता को मारा जा रहा है, कूचा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भारत को उससे मतलब नहीं है। और भारत में किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कूचा जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो उसमें चाइना को बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसी पर जब इस मुद्दे पर क्या नाम है, पीओके वाले मैटर पर जब चुक चुक चाइना या अमेरिका कोई बोलता है तो भारत तुरंत जो है उसको डांट देता है कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो, ये हमारी अखंडता का सवाल है, हमारा आंतरिक मुद्दा है, हमारे सॉवरेनिटी का एक प्रकार से उल्लंघन आप कर रहे हो। यानी अगर कोई देश, भारत देश एक संप्रभु कंट्री है, संप्रभुता माने होता है कि भारत का जो आंतरिक मामला है, भारत उत्तर प्रदेश में क्या करत है, जैसे अमेरिका का, जैसे चाइना का, जैसे पाकिस्तान का कोनो मतलब ना रहे चाहिए। तो यही लिए कहते ये पाकिस्तान पीओके भारत के हुए, आंतरिक सीमा हमार हुए तो ओकरे अंदरवा हम कुछ करित है, अगर कोई सेना बढ़ा रहे हैं, कोई हलचल कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, यही चीज मामला फंसा देते। तो यही चीज बताई गई थी। अब चाइना वाइना इसी पर आ जाते, पाकिस्तान कहता भैया साहब चाइना से जाकर के मजिन में देखो भारत वाले आए गए, ये सेना भेज दी नहीं, देखो तो नहीं, इसे गिड़गिड़ाए तो इससे जो है कुछ हो गया मामला। तो यही सब चीजें हैं। तो एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामला जो भी होगा वो आप अपने अपने देश अपने अपना डिसाइड करें। चौथी बात, पारस्परिक समानता, यानी कि भारत को ना तो पाकिस्तान नीचा समझेगा और ना ही पाकिस्तान चीन, मतलब कि भारत ना तो चीन चाइना को नीचा समझेगा, ना चाइना भारत को, यानी एक दूसरे को समान वैल्यू देंगे हर एक सभा सोसाइटी में, सभी जगहों पर। पांचवी बात, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी शांतिपूर्ण तरीके से हम भी बने रहे, आप भी बने रहो, आप भी बनो और हम भी बने। और नेहरू जी आपको पता ही होगा चीनी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी देते थे, तो वही सब चीजें हैं। बस तो ये 5 सिद्धांत है, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखो भैया, दितांत का हो। दितांत का तनाव शिथिल कहा जाता है। शिथिल माने होते हैं कि ढील पर जाना, मतलब थोड़ा सा हल्का हो जाना, ढील समझ रहे, ढीला होना, ठीक है। तनाव शिथिल, तनाव माने से एक देश दूसरे देश में हमेशा लड़ाई एकदम से मोड़ बनाए हैं, एकदम से टाइटे है कि जैसे कुछ मौका मिले तैसे इन्हें ठोक दी, वो सोचे थे उन्हें ठोक दी, तो ये होगा काव तनाव। यही में शिथिलता धीरे धीरे आई जाए, भैया चलो तुम्हें ना हम ना ठोकब ना तू हमें ठोको, ठीक है, तनी तू हमें देखो तनी हम तुमका देखी, यह अगर विचारधारा बन जाए। अरे ठोकने वाली विचारधारा खत्म हो करके तनी तू हमका देखो तनी हम तुमका देखी, इस प्रकार की विचारधारा हो जाए तो उसी को क्या बोलत है, तनाव शिथिल बोला जाता है। यानी जो है तनाव में शिथिलता आ जाए तो वो उन चीजों के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। दितांत ये फ्रेंच भाषा का शब्द है भैया, जकर मतलब होता है तनाव में शिथिलता का आ जाना। सन 1960 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव में कमी आई, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ में बहुत देश शामिल है। रूस तो अपने वैसे इतना बड़ा देश है, वो कम से कम 15-16 देश, जब 1991 में सोवियत संघ बटा तो 15 देश निकले, छोट छोट, बेलारूस, पता नहीं तमाम देश निकले, ठीक है। तो अब ये तो रूस पूरा बड़ा देश और दूसरा अमेरिका बड़ा देश। रूस मानत है समाजवाद व्यवस्था का फॉलो करते हैं, साम्यवादी व्यवस्था का। अमेरिका मानत है पूंजीवाद का। पूंजीवाद का हुए जहां पर सब काम प्राइवेट हुए, जैसे प्राइवेट बस हुए, प्राइवेट स्कूल हुए, प्राइवेट ट्रेन हुए, सब कुछ प्राइवेट निजी सेक्टर में हुए। और सरकारी में यानी कि जनता के कल्याण के लिए सब सरकार के अंडर में रहा है, सरकारी स्कूल, सरकारी बस, सरकारी ट्रेन, सब कुछ सरकारी, वो हुए समाजवाद। तो समाजवादी विचारधारा जितना देश रहे वो रूस के साथ हुई गे, और पूंजीवादी जितना देश रहे वो अमेरिका के साथ हुई गे। अब जब पूंजीवादी और समाजवादी देश एकदम गुट बन गया, इसी को बोलते दुई गुट, दोहरी गुट, ठीक है। अब ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, जब इन्हीं दोनों के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध मतलब होता है कि ना तो अमेरिका डायरेक्ट सोवियत संघ पर, रूस पर हमला कर रहा है, ना रूस अमेरिका पर। रूस अमेरिका के बगल का किसी देश को काट ले रहा है, अपने तरफ मिला ले रहा है, और अमेरिका रूस वाले किसी बगल का देश मिला ले रहा है अपने में, ठीक है। वहां पर अमेरिका रूस के बगल सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, अमेरिका रूस के बगल, रूस अमेरिका के बगल। ऐसे में एक प्रकार से एक दूसरे देश को, या फिर जो देश पूंजीपति है उसको रूस जाकर के ढकेल दे रहा, मार दे रहा है, और जो अमेरिका समाजवादी देश है उसको अमेरिका जो है रेल दे रहा है। ऐसे में एक प्रकार जब सिस्टम चल रहा है तो यही सब चीजें हुई। अब भैया जब इस तरीके से माहौल चला, शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंचने लगा, द्वितीय विश्व समाप्त हो गया था 1945 में, उसके बाद में यही सब सिस्टम बढ़ने लगा। अब इसी चीज को कम करने के लिए तनाव शिथिलता का आना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था कि भाई तृतीय विश्व युद्ध भी शुरू हो जाने वाला था, दो गुटों पूंजीवाद और समाजवाद के नाम पर, ठीक है। तो यही चीज उसी में तनाव में शिथिलता आई 1960 के बाद में, उसी को कहते तनाव शिथिलता। तनाव में कमी आई जिसका अनुमान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता से लगाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस संघ उभर करके सामने आई। दोनों में कटुतापूर्ण व्यवहार देखने को मिला, जिसे शीत युद्ध के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोनों देशों में जब मित्रतापूर्ण व्यवहार सामने आने लगा तो उसी को तनाव शिथिल नाम दे दिया गया, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में जब तनातनी कम होने लगी उसी को तनाव शिथिलता या दितांत कहा गया। समझ में आ गए हुए भैया। तो अब तो कोई जरूरत नहीं, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा तनाव शिथिलता से, बनाए के जितना मन का झुकवा लिख दे वो नंबर मिले खूब दबाए के, ठीक है। दोनों महाशक्तियों में सहयोग और प्रतिद्वंदता का रूप देखा गया, यानी सहयोग भी कर रहे हैं एक दूसरे का, और किसी किसी सेक्टर में जो है प्रतिद्वंदी भी है, कंपटीशन भी दे रहे हैं। पहले होता था शीत युद्ध चल रहा था, रूस एक बढ़िया स्पेस मिसाइल छोड़त रहा तो अमेरिका कैसे है, रूस वाला छोड़ दी, अमेरिका के समूह छोड़, अमेरिका भी छोड़ देता था एक, तो दोनों एक दूसरे को दिखाते थे कि भाई तू एक छोड़े हम दो छोड़ी थे, तू दो छोड़े हम चार छोड़ी थे, इस तरीके से अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन। तो उसमें कमी आई, वही तनाव शिथिलता हो। चलो अगला प्रश्न समझो, संचार सिद्धांत का हुए। संचार, संचार माने का हुआ था कम्युनिकेशन, ठीक है। सिद्धांत माने प्रिंसिपल, समझो। संचार संदेशों के विनिमय और पारस्परिक समझ के निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि जैसे हमारे और आपके बीच में आपका मोबाइल फोन जो है एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, यानी कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, वही क्या है, संदेश है। यानी कि हमारे द्वारा जो बोले गए वाक्य हैं आप तक पहुंचते हैं, वही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये बात हमारे विचार भाव भंगिमा आप तक पहुंच रही, वही संदेश हो गया, संचार हो गया। वस्तुतः यह अर्थपूर्ण संदेशों का ऐसा पारस्परिक आदान प्रदान होता है संचार जिसका उद्देश्य आपसी समझ को उत्पन्न करना तथा पारस्परिक मानव व्यवहार को प्रभावित करना है।
भाई अगर हमारी वीडियो को आप देखेंगे तो आप हमसे प्रभावित होंगे, आप अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे तो उससे हम भी प्रभावित होंगे। ठीक है, यदि किसी संगठन के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ ले तो निस्संदेह उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, संगठन में आपसी विचार विमर्श उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए कोशिकाएं, यानी कि शरीर में जितनी नसें जरूरी होती है, कोशिकाएं जरूरी होती है, उतना ही जरूरी होता है किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी जो है संगठन के लिए विचार विमर्श, आपस में बातचीत करना। ठीक है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने की एक प्रक्रिया होती है। इस वजह से किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संचार सिद्धांत का जरूरत पड़ता है उसमें। ठीक है, ताकि जो है विचार क्या है, क्या बन रहा है, आगे बढ़ाया जाए, कोई बताया जाए सबको। अगला को शिमला समझौता, समझो भैया, बहुत जबरदस्त। शिमला समझौता क्या हुआ? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जून 1972 ईस्वी में शिमला में दोनों देशों के जो शासन के अध्यक्ष थे उनकी बैठक होती है, जिसमें इंदिरा गांधी भारत की तरफ से और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है पाकिस्तान की तरफ से, ये दोनों लोगों की मीटिंग हुई। इसमें क्या निर्णय हुआ? दोनों देश सभी आपसी विवादों का समाधान शांतिपूर्वक करेंगे, सीधी बात करके, मतलब तरीके से सीधी बातचीत के माध्यम के द्वारा सारे मुद्दों का हल करेंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरी बात, दोनों सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगी, यानी कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रचार प्रसार नहीं करेगी दुनिया में जाकर के कि भारत ऐसा है वैसा है, ना पाकिस्तान मतलब भारत जाकर के बोलेगा पाकिस्तान ऐसा वैसा है। ठीक है, दोनों आपस में समझ लेंगे। तीसरी बात, दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए संचार संबंध फिर से स्थापित किया जाएगा, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाने के लिए दूतावास, ये सब तमाम चीजें बनाई जाएंगी। चौथी बात, दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने प्रदेशों में वापस चली जाएंगी, यानी कि चूंकि मारपीट 1971 में युद्ध चल रहा था, जब पाकिस्तान को लगा कि भारत वाले वैसे जीत चुके थे, तब जब पाकिस्तान एकदम डर गया, कहा कि भाई चलो हम समझौता करते हैं प्रभु। ठीक है, तो शरण में आ गए, तो भारत के कहा समझौता ज्यादा बेटर है, समझौता कर लेते। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने प्रदेशों में वापस चली जाएंगी। पांचवी बात कही कि दोनों देशों के शासन अध्यक्ष आपस में मिलते रहेंगे, यानी शासन के अध्यक्ष होंगे जो सरकार के मुखिया होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री होंगे एक दूसरे देश के, वो एक बातचीत करते रहेंगे ताकि जो है देशों के बीच में तनाव वगैरह ना बढ़े। ठीक है, ये शिमला समझौता में चीजें बताई गई। ठीक है, इसमें बताएंगे बेटा, शिमला समझौते में चीजें बताई गई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। चले अगला क्वेश्चन समझो भैया, सीमा पार आतंकवाद, ये क्या हुए? सीमा पार आतंकवाद मतलब कि क्या होता है, समझो इसको। देखिए, सीमा पार आतंकवाद एक ऐसा रूप है जिसमें एक देश की धरती का उपयोग सीमावर्ती देशों में आतंक पैदा करने के लिए किया था। सीमा पार आतंकवाद मतलब जैसे भारत देश से बाहर कुछ ऐसी गतिविधियां की जाए, किसी दूसरे देश के द्वारा पोषित ऐसे संस्थाएं हो जो कि भारत को डराए धमकाए, भारत में अटैक करवाए। ऐसे आप देख रहे हो भारत में तमाम अटैक हो गए, पहलगाम अटैक हुआ, ये सीमा पार आतंकवाद ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैर राज्य अभिकर्ता किसे कहते हैं? गैर राज्य अभिकर्ता वे संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भागीदारी करते हैं या उनमें अपनी भूमिका निभाते हैं। यह ऐसे संगठन होते हैं जिनके पास किसी परिवर्तन को लाने या उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति होती, पावर होती है। यद्यपि वे किसी स्थापित संस्था से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, संस्था के बीच बातचीत करके मामला निपटा जरूर, तो इसी को गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानव अधिकार घोषणा पत्र क्या है? देखिए, मानवाधिकार संबंधी सार्वजनिक घोषणा अंतरराष्ट्रीय जगत की एक ऐतिहासिक घटना है। यह घोषणा सभी देशों और सभी व्यक्तियों के लिए सफलता का एक मापदंड है। यह एक लेख मतलब कि यह लेख वास्तव में एकल अंतरराष्ट्रीय उपज है जिसके अंतर्गत पहली बार मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सिद्धांतों को अधिकार पूर्ण ढंग से उसके विस्तृत रूप में बताया गया कि मनुष्य का अधिकार क्या है। जैसे किसी भी देश में किसी मनुष्य को मारा पीटा नहीं जाएगा अगर उसका उचित मतलब कि मानवाधिकार आयोग बना, उसमें तमाम सारी बातें बताई गई कि भाई देखो, कोई भी देश हो, मानवाधिकार आयोग जो है मनुष्य के लिए है, वो मानवता की बात करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको जीने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कुछ प्राकृतिक अधिकार चूंकि वो जन्म लिया है, अब ऐसा नहीं किसी दूसरे देश में जन्म लिया तो वहां पर उसको मारा जाए पीटा जाए। मानवाधिकार आयोग हर देश में होता है। अगर किसी पर से अभी भारत में क्या हो कि भाई कोई जनता कर रही है, क्या प्रदर्शन कर रही है, अब भारत में जो है सरकार खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, अब सरकार उठे का सबको उठा के बंदर कर दो, जेल में बंद कर दो, मारो पीटो सबको। ऐसा अगर सरकार करना चाहेगी ना, तो
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग है या संगठन बैठा हुआ है वो तुरंत जो है आएगा और जांच करेगा। अगर जांच गलत हो गई तो फिर मानवाधिकार आयोग की सेना जो है आ जाएगी पट से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो इस वजह से तो आप जो है एकदम से एग्जैक्ट चीजें बताएं। कभी कभी पाकिस्तान में जब कैदियों को बंद कर लेते थे दूसरे देश के तो मानवाधिकार आयोग के से बच करके छुपा छुपा करके उनको बदलते रहते थे। मूवी वगैरह आपने देखा होगा कई सारी उसमें, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग जो है आपको अधिकारों को दिलाता है चाहे आप किसी भी देश के हो, ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की राजनीति क्या है? देखिए पर्यावरण की राजनीति एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें राजनीति एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से पर्यावरणीय संसाधनों को प्राप्त किया जाता है वह उनका दोहन अपने लाभ के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरे लोगों देशों को बताते हैं कि भाई तुम इतना इसका उपयोग ना करो लेकिन खुद अपना कर लेंगे, ठीक है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन कहां पर होता है? वो होता है अमेजन के जंगलों में, 20% ऑक्सीजन वहीं से निकलता है। और अकेले जो है अमेरिका और ये सब क्या नाम है मतलब चाइना वगैरह बहुत सारे ऑक्सीजन की जो है खपत करते हैं ऑक्सीजन वगैरह का, ठीक है। चले प्रश्न अगला है, क्षेत्रीयवाद की परिभाषा दी। क्षेत्रीयवाद क्या है? देखिए सिलीचर कहते हैं कि क्षेत्रीयवाद राज्यों तथा निर्भर क्षेत्रों को क्षेत्रीय आधार पर संगठित करने की एक अवधारणा होता है। जैसे जो आपस में क्षेत्रीयवाद क्या होता है? जैसे कि सार्क संगठन बना तो क्षेत्र के हिसाब से तो बना, दक्षिण भारत का दक्षिण एशिया के सब सारे क्षेत्र हैं तो एक संगठन बना सार्क। ऐसे ही दक्षिण पूर्वी एशिया के संगठन हो गए आपके, ठीक है, आसियान जिसको आप कहते हैं। तो ऐसे ऐसे ओपेक की कंट्री जो खाड़ी देश है जहां पर तेल ज्यादा होता है उनका संगठन, तो सब क्षेत्रीयवाद से ही प्रेरित संगठन है। अगला प्रश्न, आसियान। आसियान का हो भैया? आसियान दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। इसके सदस्य देश जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश जो हैं अब ये कहां पर पड़ते हैं देश? दक्षिण पूर्वी एशिया क्या होता है? देखिए ये अपना भारत है, ठीक है। अब यहीं पर आप देखते हैं भारत के बगल में ये जैसे भारत हो गया, ठीक है, मान लेते हैं भारत हो गया, ठीक है। अब ये भारत है, थोड़ा उल्टा बोल गया, चलो मैं आपको समझा रहा हूं। यहीं पर आप देखते हैं ये देश बगल में क्या है, जिसको बोलते हैं म्यांमार। म्यांमार देश है ना, अब म्यांमार देश तो म्यांमार है इसमें शामिल है ना, दक्षिण पूर्वी से। अब दक्षिण में नीचे, दक्षिण माने होता नीचे, ठीक है, दक्षिण माने नीचे और पूरब माने इधर वाला। अब देखिए पूरब में इधर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं इंडोनेशिया एक द्वीप जो है देश है, इंडोनेशिया, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, यही सब पर है, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ठीक है, म्यांमार, मलेशिया, सब यहीं पर फैले हुए हैं। यानी ये वाले जो देश हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्रीय संगठन, ये ठीक है, ये पूरा संगठन भारत के इस तरफ नीचे जल के बीच में है, ठीक है, हिंद महासागर के देश, ये सब आपस में एक संगठन बनाते हैं, इसी को आसियान की कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। आसियान में सारे देश शामिल हैं। जबकि अन्य सदस्य इसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, क्योंकि चाइना भी देशों से थोड़ा पड़ोसी देश में जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया नीचे से जुड़ा हुआ, देखिए ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ेगा, भारत यहां पर है, चाइना यहां पर पड़ता है, ठीक है, चाइना ये है, भारत ये है, म्यांमार ये है, ठीक है, म्यांमार हो गया। इससे नीचे आप देखते हैं ये सारे देश ये हो गए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपका पड़ता है, ऊपर चाइना से भी इसका संबंध है, ठीक है। और इस तरीके से भारत ये, श्रीलंका ये है, तो ऐसे में, और जापान यहां पर पड़ता है आपका, जापान यहां पर पड़ता है, क्लियर। तो ऐसे में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड कहां पर, यहां पर न्यूजीलैंड पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के बगल न्यूजीलैंड है, ठीक है। रूस हो गया, रूस चूंकि भारत के ऊपर वहां पर पड़ता है तो रूस भी इससे संबंधित है। और दक्षिण कोरिया और अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन सभी को अन्य सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ये समय समय पर कुछ मदद करने के लिए, ताकि, तो ये एक प्रकार से आसियान की कंट्री, इनका ये मुख्य देश नहीं है, मुख्य देश ये सब नहीं है, बस इनको बस उसे नाम मात्र के लिए रखा गया है, ठीक है। बाकी मुख्य देश जो आसियान के हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यही सब है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आसियान के साथ भारत 10वीं शिखर बैठक कब और कहां पर संपन्न हुई? देखिए आसियान की 10वीं शिखर बैठक कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में 19 नवंबर 2012 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत आसियान का स्मृति सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया? 2 दिवसीय यानी 2 दिन का आसियान और भारत का स्मृति सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 20 और 21 दिसंबर की डेट को 2012 में किया गया था, ठीक है, इसी समय, क्लियर। आगे दक्षेश क्या है, सार्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, सार्क संगठन, ठीक है। देखिए दक्षेश की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, और इसकी जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। संगठन इसका जो बना था
वो बांग्लादेश की राजधानी में एक प्रकार से स्थापना हुई थी। यह संगठन सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर देने के लिए आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की कटिबद्ध दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान इसके सदस्य देश है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ठीक है। चले आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो वो हमारे दीर्घ उत्तरी में आगे गए, एक लघु उत्तरी में आ सकता है। दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 नवंबर 2011 को हुआ था, मालदीव के आतोल द्वीप पर। मालदीव जो है उसी पर एक आतोल द्वीप है, उसी पर एक प्रकार से आटू सिटी पड़ती है, उसी आटू सिटी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, क्वाड की स्थापना कहां और कैसे हुई थी? क्वाड भी एक संगठन है। क्वाड 2017 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका शुरुआत जो है 2004 में हिंद महासागर में आई भूकंप और सुनामी की वजह से क्वाड की स्थापना की गई थी, जो ऐसी इस प्रकार की आपदाओं से हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वाड क्या है? देखिए क्वाड का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहते हैं क्वाड को हिंदी में, ठीक है। क्वाड QUAD इसी को क्वाड कहते हैं, इसको हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहते हैं, ठीक है। एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, ठीक है। इसमें 4 देश शामिल हैं। पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है अपना भारत, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। हिंद महासागर से जुड़े 4 राष्ट्र आपस में जुड़े हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका मान लेते हैं, ये अमेरिका हो गया। अमेरिका इधर से भी जुड़ा हुआ है हिंद महासागर से, ठीक है। और आप देखते हैं भारत यहाँ पर है, भारत ये है, ठीक है। अब भारत चूंकि यहाँ पर है, बड़ा देश भारत है, ये भी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिंद महासागर इसका नाम है, क्योंकि भारत के ही पक्ष में ज्यादा समुद्र इसका पड़ता है। जापान आपका यहीं पर पड़ता है, जापान है यहाँ पर, ठीक है। जापान लंबा सा यहाँ पर है, और ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ता है। तो इस तरीके से ये 4 देश जो चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, भारत, ठीक है, अमेरिका, ये तो इस तरीके चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन चारों को एक प्रकार से क्या कहते हैं, इन चारों को क्वाड के नाम से जानते हैं, जो कि ऐसे सुनामी वगैरह से रक्षा करने के लिए बनाए गए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन क्या है? हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन को जो है IORA के नाम से जानते हैं। एक अंतर सरकारी संगठन है यह, ठीक है, जिसे मार्च 1997 में स्थापित किया गया था। इसमें 25 सदस्य देश जो है कुल मिलाकर के शामिल है, हिंद महासागर से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन, नए शीत युद्ध के 2 कारण बताएं। देखिए अमेरिका और रूस राष्ट्रों द्वारा अंतरिक्ष हथियारों की होड़ का सिलसिला शीत युद्ध में सहायक हुआ है, और दूसरी बात, रीगन का रूस के प्रति रवैया शीत युद्ध को भड़काने में मुख्य रहा है। एक बार शीत युद्ध जब हुआ था तो 1960 में तनाव शिथिल आ गया था, फिर उसके बाद में तनाव शिथिल आने के बाद में फिर से थोड़ा सा दोनों लोग, जब अंतरिक्ष की होड़ लगी, विमान छोड़ो मंगल पे, यान छोड़ो यहाँ पर, यान छोड़ो बुध पे, मतलब जहां पर यान तमाम अंतरिक्ष में चीजें छोड़ दी को लग रहा था, वहां पर टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही थी। तो वही एक प्रकार से नया शीत युद्ध वो था, ठीक है। एक बार तनाव शिथिलता के बाद फिर से शुरू हो गया था। अगला प्रश्न, विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का 2 प्रभाव बताइए। देखिए शीत युद्ध के कई प्रभाव पड़े। शीत युद्ध से विश्व राजनीति में 2 गुटों में बट गई। दूसरी बात, शीत युद्ध के कारण से राष्ट्रों के बीच भय, आतंक और अविश्वास बढ़ जाने से उसके आपसी संबंधों में तनाव में वृद्धि होती चली गई। अगला प्रश्न, स्टार वार्स यानी अंतरिक्ष युद्ध क्या है? अंतरिक्ष युद्ध योजना 23 मार्च 1983 को राष्ट्रपति रीगन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टार वार्स संबंधी घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत स्टार वार्स मतलब कि जैसे जो छोड़ते विमान वगैरह ऊपर जाते हैं ना अंतरिक्ष यान, उसके लिए इसके अंतर्गत 2000 युद्धमान अंतरिक्ष में तैरेंगे तथा आधुनिकतम आयुध मानी औजार, ठीक है, से घुसपैठियों के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करेंगे। यानी जो घुसपैठिए प्रक्षेपास्त्र होंगे, यानी जो मिसाइल वगैरह आएगी उसको ऊपर ही नष्ट कर देंगे, ऐसे चीजें उड़ाई जाएंगी, ठीक है। ये स्टार वार्स इसे वो कहते हैं कि ऊपर ही खत्म कर देंगे सबको। अगला, जिनेवा वार्ता 2 परिणाम बताइए। देखिए जिनेवा वार्ता का पहला परिणाम यह था कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अब कोई भी एक पक्ष अपना सैनिक वर्चस्व कायम रखने की कोशिश नहीं करेगा कि हमारा सैनिक वर्चस्व रखने के लिए हम ये रख रहे हैं, नहीं। परमाणु की होड़ पर काबू पाने के लिए दोनों पक्ष वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, यानी कुल मिलाकर के परमाणु हमले ना हो भविष्य में, इसके लिए जिनेवा वार्ता की गई थी। वार्सा पैक्ट क्या था? देखिए शीत युद्ध के दिनों में नाटो के प्रत्युत्तर में पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट को 9 मई 1955 ईस्वी को निर्माण किया गया था। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाटो के 10 सदस्य देश है, अगर नाटो का देश पूंजीवादी अमेरिका से जुड़े हुए, तो अगर नाटो पर कोई हमला करता है, तो अगर एक नाटो के देश पर किसी देश ने हमला किया तो पूरे नाटो का संगठन का विरोधी हो जाएगा फिर वो, ठीक है। इस तरीके से सारे लोग बाइकाट करेंगे। तो चूंकि अमेरिका बना चुका था नाटो, ऐसे में भाई रूस के जो समर्थक है उन्होंने कहा भाई आप भी बनाओ कुछ, तो रूस ने भी बना लिया वार्सा पैक्ट, ठीक है।
वार्सा संधि के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक संयुक्त कमान बनाई गई जिसका मुख्यालय मॉस्को जो रूस की राजधानी है वहां पर रखा गया। ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के माहौल में 1 जुलाई 1991 ईस्वी को वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ताकि जो है शीत युद्ध ना हो। जैसे रूस और किसका युद्ध चला, यूक्रेन का, तो उसपे नाटो के देश से, चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य है और यूक्रेन रूस के बगल है। ठीक है। अब यूक्रेन की कौन मदद कर रहा था? इनडायरेक्टली नाटो के देश जो है उसकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन से, शीत युद्ध की समाप्ति के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा जब समाप्त हो गया? देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसका कई प्रभाव पड़ा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव की कमी आई, कुछ संकटपूर्ण समस्याओं का हल खोजना सरल हो गया। शीत युद्ध के अंत में पूर्व सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। आप देखते हैं 1995 में पूरा भंग हो गया, रूस जो है टुकड़े टुकड़ों में बट गया। फिर भी आज दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस ही है। अगला क्वेश्चन आ चुका, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण साधन है विदेश नीति। राष्ट्रों के जो पारंपरिक संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंध होते हैं, एक देश का दूसरे देश से क्या संबंध है, वो संबंध जिन नीतियों पर डिसाइड होते हैं वही नीति विदेश नीति कहलाती है। उनका निर्धारण विदेश नीति के द्वारा ही होता है, किसी एक देश का संबंध दूसरे देश से। विदेश नीति की कोई एक परिभाषा दीजिए। विदेश नीति राज्य की गतिविधियों का वह व्यवस्थित तथा विकसित रूप होता है जिसके माध्यम से दूसरे राज्यों के, राज्य माने देश, दूसरे देशों के व्यवहार को बदलने और अपने व्यवहार को अंतरराष्ट्रीय वातावरण के अनुसार बदलने का प्रयास किया जाता है। जॉर्ज मॉडेन्स्की महोदय ने इस कथन को कहा था। विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक तत्व कौन से हैं? जैसे विदेश नीति जो होती है कैसे बनती है? आत्मरक्षा को लेकर के, भाई कोई भी देश अपने आत्मरक्षा के लिए नीति बनाता है तो वो भी विदेश नीति है। आत्मरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, जैसे भारत संप्रभु कंट्री तो अपनी संप्रभुता को बनाए रखेगा और भारत की सीमा के अंदर कुछ भी कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तीसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विदेश नीतियां बनाई जाती हैं कि भाई हमारा ये सिद्धांत है, अगर हमारे सिद्धांत खिलाफ अगर तुमने कुछ काम किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए बात? विदेश नीति की विशिष्ट निर्धारक तत्व, विदेश नीति कैसे बनती है? देखिए विशिष्ट निर्धारक तत्व के कई सारे वर्गों में इसको बांट सकते हैं, जैसे आत्मपरक और स्थिति परक। ठीक है, दोनों तरीके से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में कोई दो समानता बताओ। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा। देखिए शक्ति संतुलन क्या होता है? शक्ति संतुलन मतलब होता है जैसे कि एक समय ऐसा है कि सारे देश हथियार बनाने में जुट गए, हर एक देश जो है खूब हथियार रखना चाह रहे थे, पावरफुल बनना चाह रहे थे। इसी को कम करने के लिए ये एक प्रकार से शक्ति संतुलन सिद्धांत आया कि भाई शक्ति को कंट्रोल किया जाए, ज्यादा शक्ति सबके पास ना हो, शक्ति आ जाएगी तो फिर मद में चूर हो जाएगा व्यक्ति, इसीलिए शक्ति संतुलन की बात की जाने लगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही बात है, दोनों ही की विचारधारा शक्ति के विचार पर आधारित है। इनमें राष्ट्रों की पारस्परिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों शक्ति को नियंत्रित करने के साधन है, शक्ति को कंट्रोल किया जाए। शक्ति नियंत्रण और सामूहिक सुरक्षा, ताकि सामूहिक सुरक्षा बनी रहे। शक्ति नियंत्रण से ही सामूहिक सुरक्षा बनी रहेगी। एक देश ज्यादा हथियार न रखे, हथियारों को लिमिट में रखना, निशस्त्रीकरण की नीति आई, शस्त्र नियंत्रण की बात करी गई, यही सब चीजें हैं। शक्ति संतुलन का अर्थ बताइए। देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि विभिन्न देशों के बीच कम से कम स्थूल संतुलन कायम रहे। स्थूल माने कि ठीक ठाक संतुलन रहे, एक देश दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा ना करे, संतुलन में बना रहे। ठीक है, शक्ति संतुलन की कोई एक परिभाषा दीजिए। शक्ति संतुलन का अर्थ होता है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति, न्यायपूर्ण तुल्यभारिता, जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके। यानी कि कोई देश जिसके पास पावर ज्यादा है तो किसी जिसके पास पावर कम है उस पर अपना विचार थोप ना पाए। यही शक्ति संतुलन होता है कि भाई आपके पास अगर पावर ज्यादा होगी तो दूसरे देश पर आप उसको ठोकेंगे, दूसरे देश को कब्जे में लेना चाहेंगे। तो इस तरीके से शक्ति को कंट्रोल किया जाए, शक्ति का संतुलन किया जाए, ताकि कोई भी देश दूसरे देश पर कब्जा या दूसरे देश को अपने गुलाम या अपने चंगुल में जकड़ ना ले। ठीक है, तो शक्ति संतुलन वही चीज के लिए आया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शक्ति संतुलन की कोई दो विशेषताएं बताइए। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि शक्ति ज्यादा किसके पास ना हो, एक नॉर्मल शक्ति, एवरेज शक्ति। शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व स्थिति का ज्यों के त्यों बनाए रखने की नीति होती है, ताकि जो है आपकी जैसी स्थिति है, तालमेल बैठा तो ऐसा बैठा रहे, ज्यादा अब इसमें उछलने कूदने की जरूरत नहीं है किसी देश को। शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोई दो चार साधन बताएं। पहली बात तो क्षतिपूर्ति करके, दूसरा हस्तक्षेप, चौथा मध्यवर्ती राज्य और चौथा शस्त्रीकरण। इन सभी के द्वारा शक्ति संतुलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, शक्ति संतुलन को सफल बनाने की दो शर्तें।
पहली बात तो शक्ति थोड़े से स्थानों पर केंद्रित होकर के व्यापक रूप से बहुत से राज्यों के बीच विभाजित होनी चाहिए, ताकि शक्ति किसी एक देश के पास ना हो, शक्ति सभी देशों के पास हो, ताकि सभी लोगों के बराबर हक हो और सभी जो देश आपस में तालमेल बैठा करके चले। दूसरी बात, युद्ध पर होने वाला खर्च इतना अधिक होना चाहिए कि राज्य आसानी से आश्रय न ले सके। ठीक है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है ताकि आने वाले समय में युद्ध ना हो। समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए, राज्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, इसकी वजह से तमाम प्रकार के चीजें बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति इन सभी से प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ प्रभावित हुई है। अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन के कितने अर्थ बताए हैं? अर्नेस्ट हास ने 8 अर्थ बताए हैं शक्ति संतुलन के। पहली बात, शक्ति का वितरण बताया, शक्ति की साम्यावस्था के बारे में बताया, शक्ति की प्रबलता के बारे में बताया, स्थिरता और शांति के बारे में बताया, अस्थिरता और युद्ध, शक्ति की राजनीति, शक्ति संतुलन और एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में, शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में शक्ति संतुलन जो है जरूरी होता है। हैंस मार्गेनथाउ जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बड़े विद्वान माने जाते हैं, हैंस मार्गेनथाउ ने शक्ति संतुलन कितने अर्थ बताए हैं? हैंस मार्गेनथाउ ने शक्ति संतुलन के 4 अर्थ बताए। पहला अर्थ है राज्यों में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली जो नीति है उस नीति पर जोर दिया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करने वाला सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत दिया मार्गेनथाउ ने, अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शक्ति का समान वितरण। और चौथी बात, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति के वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली दी। ठीक है, शक्ति संतुलन के संचालन में कोई 2 प्रतिकूल परिस्थितियां बताइए। प्रतिकूल परिस्थितियां देखिए, अंतरराष्ट्रीय जगत का विरोधी गुटों में विभाजित होना, अगर 2 विरोधी गुट अगर बन गए तो शक्ति संतुलन उसमें नहीं हो पाता। फिर युद्ध में रक्षात्मक आक्रमणकारी शक्ति के लाभों का बहुत अधिक होना, ये सब एक प्रकार से क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही लेक्चर आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आपके समक्ष लाने जा रहा हूँ। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय का जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला है उसके बारे में हम आपको बता देने चाहते हूँ। ठीक है, वीडियो को शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। चलिए भाई, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। हेडिंग डालेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। ये बड़ा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कई प्रभाव पड़े, जैसे कि आप देखिए, पहला प्रभाव, यह पड़ा कि विश्व जो था वो 2 गुटों में बट गया। एक था अमेरिका का समर्थन करने वाले देश और एक थे रूस के समर्थन करने वाले देश। ठीक है, 2 गुटों में। देखिए, शीत युद्ध के कारण से विश्व 2 गुटों में बट गया, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था चूंकि वहां पूंजीवादी व्यवस्था थी। दूसरा सोवियत संघ का साम्यवाद। ठीक है, सोवियत संघ में क्या था? साम्यवाद था, यानी समाजवादी विचारधारा। विश्व की समस्याओं को इसी आधार पर आंका जाने लगा। साम्यवादी देश जितने थे वो रूस के साथ हो गए और जितने भी सारे देश थे, क्या नाम है, जितने भी वो देश थे, क्या नाम है उसका, पूंजीवादी देश, वो अमेरिका के साथ चले गए। ठीक है, दूसरी बात, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हुआ। ठीक है, शीत युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा? शीत युद्ध का प्रभाव पूछा गया। दूसरा क्या हुआ बेटा? आतंक और जो है अविश्वास के दायरे में विस्तार होने लगा। शीत युद्ध ने क्या किया? राष्ट्रों को भयभीत करके आतंकवाद और विश्वास के दायरे को बढ़ा दिया। दोनों महाशक्तियों में मतभेद होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्यता, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति जो है आ गई। तीसरी बात, आणविक युद्ध की संभावना जो है लगातार, इसका डर बना रह रहा था देशों में, क्योंकि परमाणु बम कई देशों के पास होने लगे थे, तो ये भी जो है शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा। अगस्त 1945 में आणविक शस्त्रों का युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा, यानी परमाणु का युद्ध होगा। आणविक शस्त्रों ने परंपरागत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही बदल दी। ठीक है, इस वजह से इसका भी खतरा बना रहता था। शीत युद्ध का चौथा प्रभाव यह पड़ा कि सैनिक संगठनों का बाहुल्य हो गया। शीत युद्ध ने क्या किया? विश्व में सैनिक संधियों और गठबंधनों को जन्म दिया। जैसे नाटो संगठन बना, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, जैसे तमाम प्रकार के सैनिक गठबंधन बने कि अगर एक भी देश पर, नाटो के देश पर कोई हमला करता है तो सारे के सारे देश हमला कर देंगे उस देश पर। ठीक है, सीटो या सेंटो, वार्सा पैक्ट, किसी भी
ऐसे सैनिक संगठन बने तमाम सारे कि सेना एक दूसरे का साथ देंगी, तो सैनिक इसका प्रादुर्भाव शीत युद्ध की वजह से ही हुआ। पांचवी बात, शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा। देखिए शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ाया, ठीक है। तो इस तरीके से शीत युद्ध का बड़ा जो है प्रभाव पड़ा। चौथा प्रभाव, पांचवा प्रभाव ये पड़ा, ये तो हो गया था आपका सैनिक संगठनों का बाहुल्य होने लगा, तमाम सैनिक संगठन बनने लगे। शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा, हर एक देश अपने अपने शस्त्र भंडारों को भरने लगे, बहुत सारे शस्त्रों का निर्माण होने लगा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से विश्व शांति की योजनाएं धूमिल पड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध के ने शस्त्रों की होड़ और खोज को बढ़ावा दिया, जिससे शांति का स्थान युद्ध ने ले लिया, क्योंकि हथियारों पर तमाम पैसा खर्च होने लगा। लोग अपने यहाँ पर राशन या नौकरी को ना देख करके बस युद्ध के मामलों को देखने के लिए तमाम सैनिक संगठनों का निर्माण, तमाम अस्त्र शस्त्रों खरीदने में जुट गए। छठी बात, छठा प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र को पंगु करना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि विश्व में शांति के लिए बनाया गया था, उसको खत्म करें, उसको पंगु, पंगु माने होता है उसको बेकार कराने बनाने के लिए। लेकिन शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को पंगु बना दिया। दोनों महाशक्तियों के मध्य मन मुटाव होने के कारण से संयुक्त राष्ट्र कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, क्योंकि दोनों बड़ी शक्तियां थी और दोनों ने ही संगठन का निर्माण करवाया था, तो वही देश के लोग उसमें शामिल थे, बाकी छोटे देश तो कुछ बोल ही नहीं पाते थे इन लोगों के सामने। सती बात, मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण से विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित न रह गया, मानव कल्याण संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप जो है गौण हो गया। आप देखते हैं इसीलिए भारत जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत ने ना तो अमेरिका का साथ दिया, ना ही रूस के साथ खड़ा हुआ, यानी ना कहा भाई देखो हाथ जोड़ रहे हैं, अमेरिका से कहा, रूस से कहा भी तुमसे भी हाथ जोड़ रहे हैं, यानी कि ना तो हम पूंजीवाद को अपनाएंगे और ना ही हम साम्यवाद को अपनाएंगे, हमारी दोनों की मिली जुली विचारधारा होगी, तुमसे भी थोड़ा ले लेंगे, तुमसे भी हमारा कोई बैर नहीं है और ना तुमसे हमारा कोई बैर है, दोनों से हमारा संबंध है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, साम्यवाद और उसको, भारत में सरकारी बस है, प्राइवेटो बस चलत है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेटो स्कूल है, क्लियर। चलो दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो भैया, नई विश्व अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में, सोवियत संघ और अमेरिका में विभाजित हो गई, जिसकी वजह से शीत युद्ध का जन्म हुआ। दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में नए नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। विकसित और विकासशील राज्यों में दूरियां बढ़ने लगी। विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या बाजार की थी, वे अपना माल कहां पर बेचें, ठीक है, क्योंकि उनके पास माल बनाने की पावर थी, शक्ति थी, माल नहीं बेच पा रहे थे तो अपना माल बेचने की उनके पास होड़ लगी थी कि भाई माल कौन बेचेगा या कहां पर बेचा जाए, ठीक है, और बाजार की थी। और नवोदित राष्ट्र जो नए नए अभी बने थे, जिन पर कब्जा था देशों का, तमाम देशों जो उपनिवेशवादी, ब्रिटेन ने तमाम देशों पर कब्जा कर रखा था, तो वो सब आजाद होने लगे, नए नए देश बनने लगे। वो राष्ट्र पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर ना रहे, उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश न माने, इसके लिए नई व्यवस्था, विश्व व्यवस्था की तलाश की गई। नई विश्व व्यवस्था में निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांत अपनाए गए, ठीक है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था से लोग उब चुके थे। पहली बात है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण को और दूसरी भाषा में वैश्वीकरण भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक रूपता की वह प्रक्रिया होती है जिसमें संपूर्ण विश्व सिमट करके एक देश या फिर एक गांव के रूप में बन जाता है। हर एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है, किसी देश से बंद करके व्यापार नहीं करेगा, जिसका जिससे मन होगा उससे व्यापार करेगा, जहां पर हमारा मन मिलेगा वहां पर हम बैठेंगे, ठीक है। एक देश की सीमा के बाहर दूसरे देशों की सीमाओं में जब वस्तुओं का व्यापार होता है तो वह प्रक्रिया भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। नई विश्व व्यवस्था में ऐसा ही हो रहा था, यानी भूमंडलीकरण की बात हो रही। दूसरी बात उदारीकरण। आज वैश्वीकरण के साथ साथ विश्व के सभी भागों में उदारीकरण की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। आर्थिक उदारीकरण की यह शुरुआत 1980 के बाद रफ्तार पकड़ी है। आज इसकी गति कहीं तेज है तो कहीं धीमी, लेकिन इसकी प्रक्रिया संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। उदारीकरण मतलब कि हर एक देश दूसरे देश को मतलब एक उदार भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कटुतापूर्ण व्यवहार नहीं, ठीक है, नई व्यवस्था में। तीसरी बात बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था है। अतीत और वर्तमान के अनेक घटनाओं ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके मुक्त बाजार
अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपना लिया कि भाई अब किसी एक व्यक्ति का अधिकार पूरे बाजार पर नहीं होगा, सभी का अधिकार होगा। ठीक है, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? मुक्त बाजार होता है, खुली प्रतियोगिता होती, भाई अगर तुम्हारे गूदे में दम है, तुम्हारे अंदर पावर है, तो आप आकर के कंपटीशन करके चीजों को जीतो, पहले से उसी पर स्थापित ना हो। ठीक है, स्वतंत्र समझौते हैं, आर्थिक क्षेत्र में राज्य की कम से कम नियंत्रण और निजीकरण बढ़ता हुआ महत्व, इस दोनों शामिल है। चौथी बात, सूचना प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही के वर्गों मतलब की वर्षों में युगांतर परिवर्तन सामने आया है। दुनिया में सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति आ चुकी है। रेडियो का विकास, टेलीविजन, कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सभी से सूचना और प्रौद्योगिकी को काफी बढ़ावा मिला है, इसके क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिसकी वजह से आज जो है एक नया युग का समय आ चुका है। तो ये नई दुनिया है। अगला क्वेश्चन, एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। सोवियत संघ के पतन के बाद यह माना जाने लगा कि अमेरिका के नेतृत्व में विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में नई व्यवस्था बहुध्रुवीकरण की आई कि भाई अब एक देश की तरफ झुकाव नहीं रहेगा, सभी देश सभी से एक प्रकार से बातचीत करेंगे, सभी से मेल करेंगे, जो जिसका मन होगा करेगा। अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिंजर ने यह बात बहुत पहले कही थी कि विश्व बहुध्रुवीय है, ना कि एक ध्रुवीय है। एक किसी एक ध्रुव या एक केंद्र में होकर के नहीं रहेगा विश्व, विश्व जहां मन होगा वहां जाएगा। ठीक है, आज अमेरिका का वैश्विक प्रभाव टूट रहा है और उसके स्थान पर विश्व के प्रमुख नेता बहुध्रुवीय विश्व के विकास की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, छठी बात, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विश्व व्यवस्था की पुनर्रचना हुई। नई विश्व व्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व सांस्कृतिक तत्व था, कल्चरल बैकग्राउंड। यह राज्यों के तत्वों को प्रभावित करता है। विश्व व्यवस्था में भाग लेने वाले सक्रियकर्ता विश्व के प्रमुख 7-8 सभ्यताओं के लोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी एक सभ्यता का प्रभुत्व या बोलबाला नहीं रहता। सातवीं विशेषता यह है कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका इसमें। विश्व व्यापार संगठन मतलब कि डब्ल्यूटीओ को पहले गैट कहते थे, ठीक, गैट के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसको डब्ल्यूटीओ के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए विश्व में व्यापार कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक संगठन बनाया गया, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ये बताता था कि किस कैसे व्यापार करना है, किस देश से कैसा व्यापार होगा, व्यापारिक नियम क्या होंगे, व्यापारिक नीतियां क्या होंगी, सब ये डिसाइड करता है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जनवरी 1995 को, इसकी स्थापना हुई। इससे पहले भी इसकी स्थापना थी, लेकिन गैट उसको कहते थे। ठीक है, गैट की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न विश्व व्यापार संगठन दिखाई दे रहा है, क्योंकि गैट को समाप्त करके उसी के स्थान पर डब्ल्यूटीओ बना दिया गया। पहले व्यापार पर कौन कंट्रोल करता था? गैट कंट्रोल करता था, लेकिन 1995 में जनवरी के महीने में स्थापना होती डब्ल्यूटीओ की। फिर वर्ल्ड ट्रेड मतलब कि डब्ल्यूटीओ ने पूरा अपना जो है व्यापारिक जो कार्यकलाप है उसको अपने हाथों में ले लिया। अगला, आर्थिक कारकों की निर्धारण भूमिका। देखिए, शीत युद्ध के दौरान विश्व व्यवस्था के निर्धारक तत्व जैसे सैनिक कारक थे, किंतु शीत युद्ध के बाद में आप देखते हैं शीत युद्ध के बाद, उत्तर माने बाद में, काल में इसका स्थान आर्थिक कारकों ने ले लिया। ठीक है, पहले क्या था? पहले सैनिक पर फोकस करते थे लोग, लेकिन अब किस पर होने लगा? आर्थिक इकोनॉमी पर फोकस होने लगा। आज अमेरिका और रूस के हथियार आपस में टकराने के बजाय डॉलर, पाउंड और येन आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, आज क्या है? हथियार थोड़ी लड़ रहे हैं। आज जैसे डॉलर कभी बढ़ रहा है, कभी पाउंड बढ़ रहा है, कभी जो है येन नाम की मुद्रा बढ़ रही है, कोई घट रहा है कोई बढ़ रहा है। जिसकी मुद्रा जितनी पावरफुल होगी वह देश उतने वर्चस्वशाली होता जाएगा। तो आज आपके पास रफाल और आपके पास बड़े बड़े विमान होने से कोई मतलब नहीं, आपकी करेंसी कितनी पावरफुल है ये मैटर करता है विश्व संसार में। आज किसी भी राष्ट्र की शक्ति आर्थिक सुदृढ़ता के संदर्भ में आकी जाती है, जिसके पास धन है वही एक प्रकार से बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है और बहुत आगे तक जा सकता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी। देखिए, अनेक रूढ़िवादी विचारकों का मत है कि आज अमेरिका की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसका मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। वास्तव में ये बात है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी मतलब कि अगर देखें वास्तविक धरातल पर तो नहीं है। अमेरिका भले ही संयुक्त राष्ट्र में अपनी दादागिरी दिखा रहा हो, लेकिन उसके सदस्य राज्य कोई भी निर्णय एक तरफा नहीं होने दे रहे हैं। जैसे कि अब रूस भी है, चाइना भी है। अमेरिका चाहता तो है कि हम ऐसा कर ले, लेकिन अमेरिका कर नहीं पाता है। कहीं ना कहीं पे अमेरिका के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। जैसे जो अस्थायी मतलब अस्थायी सदस्य जो देश हैं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो कहीं ना कहीं पे किसी मुद्दे पर अगर अमेरिका चाहे किसी भी चीज को कोई कर ले, मतलब कोई भी मुद्दे पर निर्णय दे दे हम, लेकिन चाइना चाहे या फिर रूस चाहे तो वो नहीं होने पाएगा। नई और पुरानी विश्व व्यवस्था में क्या डिफरेंस है इसको समझते, पूछा भी गया था इसी में। देखिए, नई और पुरानी विश्व व्यवस्था में अंतर देखने को मिल रहा है। पुरानी विश्व व्यवस्था के प्रमुख मुद्दे थे शीत युद्ध, विचारधाराओं में मतभेद,
सैनिक गुटों का निर्माण, सशस्त्रीकरण, गुट निरपेक्षता, वीटो का बार बार प्रयोग करना, ठीक है। वीटो मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मिला है 5 देशों को, उसी वीटो का प्रयोग, ठीक है। किंतु नई विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विचारणीय विषयों और मुद्दों में भारी अंतर दिखाई पड़ा। नई विश्व व्यवस्था में नए मुद्दे जो आए वो मानवीय, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। ये वस्तुतः सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे थे, ठीक है। ऐसा विकास करें ताकि जो है जनता या आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम चीजों को बचा रखें। ऐसे मुद्दे में प्रमुख है मानवाधिकार की बात होने लगी, विश्व का मतलब विकास का अधिकार, विश्व व्यापार होने लगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनने लगी, उत्तर दक्षिण संवाद होने लगा, निःशस्त्रीकरण की नीति आई, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में बातचीत होने लगी, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था की मांग होने लगी, गरीबी खत्म करने की बात होने लगी, संवर्धित बाजार व्यवस्था आई, अधिक विदेशी निवेश होने लगा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हुआ, आर्थिक राजस्व, ये तमाम प्रकार की जो है सिद्धांतों के साथ जो है एक नई व्यवस्था व्यवस्था सामने। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी मार्च 2000 में इसी बात को स्वीकार करते हुए नई विश्व व्यवस्था पर बल दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, शक्ति संतुलन को परिभाषित कीजिए, शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन बताइए। देखिए, शक्ति संतुलन से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें विविध शक्तियों वाले राष्ट्र, विभिन्न राष्ट्र मौजूद हों, तमाम राष्ट्र, ठीक है, तथा जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो, लगातार शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो। इस प्रकार सभी राष्ट्रों में एक संतुलन कायम हो जाता है। हंस जे मार्गेंथाउ के अनुसार शक्ति संतुलन वह अवधारणा है जो विभिन्न राष्ट्रों में औसत समानता का व्यवहार स्थापित करने हेतु तो आपस में शक्ति का बंटवारा करती है। शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर के शक्ति सभी में थोड़ी थोड़ी बट जाए, ऐसा एक प्रकार शक्ति संतुलन होता है। चार्ल्स लीचर कहते हैं कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत विभिन्न देशों के बीच में शक्ति के संचालन का संकेत होता है, ठीक है। पामर और पार्किंसन कहते हैं कि शक्ति संतुलन तराजू के दो पलड़ों के द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति होता है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो संतुलन उत्पन्न होता है। यदि शक्ति दोनों देशों के पास, चारों देशों के पास, 20 देशों के पास, सभी के पास शक्ति बराबर हो, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास शक्ति कम ना हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार शक्ति संतुलन उस वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो है शक्ति का वितरण लगभग समान होता है, यानी सभी देशों में शक्तियां समान रूप से बटी हुई हैं। जब दो राष्ट्रों या दो देशों के गुटों के बीच शक्तियां लगभग समान होती हैं तो उसे शक्ति संतुलन की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि नाटो और वार्सा पैक्ट, दोनों के जो अगर शक्ति समान है तो वही शक्ति संतुलन हो जाएगा। अगर एक के पास ज्यादा शक्ति, एक के पास कम शक्ति है तो वहीं पर शक्ति एक प्रकार से संतुलन नहीं रहेगा, ठीक है। शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन क्या क्या है? देखिए, शक्ति संतुलन स्थापित करने के कई साधन है। पहला, शक्ति संचय। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र विरोधी पक्ष के अनुपात में अधिक शक्ति का संचय करने का प्रयास करता है। जब दो राष्ट्रों की शक्ति संपन्नता में बहुत अंतर होता है तो कमजोर राष्ट्र को शक्ति संतुलन स्थापित करना असंभव। यदि किसी के पास अब अमेरिका और पाकिस्तान आपस में चाहे शक्ति संतुलन हो जाए तो नहीं हो पाएगा। अमेरिका चाइना कर सकते हैं, अमेरिका रूस कर सकते हैं, भारत चाइना कर सकता है, भारत पाकिस्तान सोचे कर ले तो भारत पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं हुई, ठीक है। अगली बात है संधियां। संधियों के द्वारा शक्ति मतलब संधि शक्ति संतुलन स्थापित करने में सहायक होती है, ठीक। ट्रीटी कर ले। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने जब 1949 में नाटो का गठन किया तो सोवियत संघ ने के नेतृत्व में शक्ति संतुलन को बनाने के लिए वार्सा पैक्ट का निर्माण कर दिया गया। यानी जब नाटो बना, अमेरिका के देशों ने नाटो मतलब कि अमेरिका के जो फॉलोवर थे नाटो में हो गए, तब रूस के फॉलोवर ने वार्सा पैक्ट बन गया। तो वार्सा भी शक्ति का एक पावरफुल था और नाटो के पास पावर थी, दोनों में शक्ति संतुलन स्थापित हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न, नए प्रदेशों पर अधिकार। देखिए, नए प्रदेशों और राज्यों पर अधिकार प्राप्त करके राज्य शक्ति संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इजराइल 1956 में अरब क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाए रखना आप अपनी सुरक्षा संतुलन के लिए आवश्यक समझता है। चौथी बात, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। देखिए, दूसरे राज्य अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ जब 20 वर्षीय संधि की या तो अमेरिका ने पाकिस्तान की नीतियों का खुल करके समर्थन करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, बफर स्टेट। देखिए, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में जब तीसरा राज्य स्थित होता है तो उसी राष्ट्र को बफर राष्ट्र कहते हैं। तो वह शक्ति संतुलन को बनाए रखने में कारगर साबित होता है, वो एक प्रकार से मध्यस्थता कर देता है, ठीक है। अगली बात, विभाजन और हस्तक्षेप।
देखिए, दूसरे गुट के राज्यों को अपने पक्ष में करने का प्रयास प्रत्येक शक्तिशाली राज्य करता है। जिसके पास पावर ज्यादा है तो वो दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करना चाहता है। सन 1980 के बाद अमेरिका ने साम्यवादी गुट के कुछ देशों को अपने पक्ष में करके शक्ति संतुलन स्थापित करने का कार्य किया, और जो है रूस ने अमेरिका के देशों को अपने पक्ष में करने का काम। सातवीं बात, आर्थिक सहायता। कमजोर और निर्बल राज्यों को आर्थिक सहायता देकर के शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाता है। इसे शस्त्र, तो इसमें शस्त्र भी शामिल है। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, चाइना अंदर से सपोर्ट कर देता है, तो वही चीज। तो ये सब हो गया शक्ति संतुलन के तमाम प्रकार के कारण या तमाम प्रकार की चीजें जो उससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व व्यापार संगठन WTO के उद्देश्य और कार्य बताइए तथा भारत में उसकी क्या भूमिका रही, उस पर प्रकाश डालिए। दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न है सब। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, इसके पूर्ववर्ती यानी इसका जो पहले संगठन था उसको गैट कहते थे। 1995 में जनवरी महीने में जब WTO बना तो उसके बाद में इसको WTO कहा जाने लगा। गैट की उरुग्वे चक्र के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के जो है मराकस नगर में अप्रैल 1994 में गैट के सदस्य राष्ट्र ने हस्ताक्षर किए थे। जनवरी 1995 से इसकी विधिवत स्थापना हो जाती है, किसकी, WTO की। इसमें मतलब कि इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक औपचारिक संगठन के निर्माण में गैट का स्थान ले लिया। गैट भंग हो गया। गैट एक अनौपचारिक संगठन के रूप में ही गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन हो गया। वो अस्थायी था, कभी भंग हो सकता था, ये अस्थायी संगठन होगा जिसका भंग कभी नहीं होगा। इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है। इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों के द्वारा अनुमोदित एक अंतरराष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय और सदस्यता कैसे ली, मतलब सदस्य कौन कौन से देश हैं, मुख्यालय और सदस्यता। एक गैट की भांति विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय भी जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा, वही जिनेवा बड़ा फेमस शहर, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। जिनेवा बहुत फेमस जो है जगह है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड बहुत धनी देश है, ठीक है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सिंगापुर में पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आरंभ होने से पूर्व इसकी सदस्य संख्या जो थी 128 थी। जून 2001 में इसकी सदस्य संख्या जो है बढ़कर के 144 हो गई, ठीक है। इससे संबंधित जो समितियां हैं, जैसे कि पहली बात, समितियां जो हैं, विवाद निवारण समिति बनी, व्यापार नीति समीक्षा समिति बनी। अगर किसी दूसरे दो देशों के बीच जो है व्यापार होता है, उसमें विवाद होता है, तो उसको लेकर के समिति का निर्माण हुआ। व्यापार नीति की समीक्षा यानी व्यापार नीति सही है कि गलत है, उसकी समीक्षा के लिए भी समिति का निर्माण हुआ। विवाद निवारण समिति का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर करना जो है जैसे कि कौन कौन से नियम उल्लंघन किया जाए। अगर मान लेते, पहली बात जीवन स्तर में वृद्धि करना हो गया। दूसरी बात पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग में बृहत स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना। वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना। सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना। ये सब इसका WTO का एक प्रकार से जो है व्यवस्था है। विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। ये सब उद्देश्य रहे, ये सब विशेषताएं हैं। अगर इसको कोई भी देश फॉलो करता है तो WTO उसकी मदद करता है। विश्व व्यापार संगठन के क्या काम होते हैं भाई, देखो, विश्व व्यापार संगठन के कई कार्य, WTO के कार्य, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, WTO पहला कार्य होता है विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय और बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना, ताकि एक प्रकार से हर देश को सुविधा मिले ताकि वो व्यापार कर सके, ठीक है। दूसरी बात, व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित जो टैक्स वगैरह से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, ताकि जो है दो देशों के बीच में व्यापार हो तो व्यापार कैसे होगा, किन मुद्दों पर होगा, क्या क्या इसमें नियम लिए जाएंगे, सारी बात। विवादों से निपटारे के से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना, उसको आगे बढ़ाना। इसके अलावा व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना। छठी बात, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में आर्थिक अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से सहयोग करना। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक, ये दोनों जो है उनके पास पैसा होता है किसी भी देश को कर्जा देने के लिए, तो उसका भी मदद लेते हैं ये WTO, विश्व व्यापार संगठन वाले। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए भी जाना जाता है। तो ये सारे काम जो होते हैं विश्व व्यापार संगठन के हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर। विश्व व्यापार बैंक और भारत, अब इसके भारत पर क्या प्रभाव है देखिए। विश्व व्यापार बैंक और भारत, देखिए विश्व व्यापार संगठन कर लीजिए।
संगठन संगठन का सदस्य बनने के बाद भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रसार यानी बहुत ज्यादा फैलाव किया। संरचनात्मक नीतियों में कमी करने के प्रति अपनी वचनबद्धता जाहिर की। इस संबंध में भारत सरकार ने निम्नलिखित घोषणाएं की। पहली बात तो ये कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने के बाद भारत सरकार ने 67% प्रशुल्क लाइनों पर अधिकतम सीमा की घोषणा की। गैर कृषि वस्तुओं के लिए कुछ एक अपवादों को छोड़कर के अंतिम वस्तुओं पर अधिकतम 40% यानी 40% मूल्य के अनुसार शुल्क तरीके से 1995 से 2005 के बीच लाने की वचनबद्धता है। टेक्सटाइल में प्रशुल्क दरों में चरणबद्ध तरीके से कमी 10 वर्ष अवधि में की जानी है। ये सारी बातें इसमें बताई गई। ठीक है, आपको डाटा याद हो या ना, मतलब याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, याद मत करिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जो भी दिमाग में आएगा उस समय बस लिख दीजिएगा। जब क्वेश्चंस के आंसर आपको ना पता हो तो उसी क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ लिख देंगे तो नंबर मिलेगा। क्वेश्चंस को छोड़ करके मत आना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। दूसरी बात, भारत सरकार ने 1997 में डब्ल्यूटीओ को भुगतान शेष आधार पर आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबंध 8 अंग स्तर पर 2714 शुल्क लाइनों के लिए अधिसूचित किए थे। भारत के भुगतान शेष में सुधार को देखते हुए डब्ल्यूटीओ ने भारत सरकार से इन प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को कहा। ठीक है, अपने मुख्य व्यापारिक सहयोगियों से परामर्श के बाद भारत सरकार ने इस प्रक्रिया के विरुद्ध, मतलब प्रक्रिया के लिए 1997 में शुरू होकर के 6 वर्ष की अवधि की निर्धारित की। इस तरीके से भारत मिलजुल कर काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संश्रय संश्रय अथवा मैत्री संधियां क्या है? देखिए, संश्रय अथवा मैत्री संधियां संयुक्त संतुलन शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मैत्री संधियां और संश्रय सुरक्षात्मक भी हो सकते हैं और आक्रमणात्मक भी हो सकते हैं। मैत्री संधियां सदैव किसी निश्चित राज्य के विरुद्ध नहीं होती हैं, वरन किसी भी राज्य के विरुद्ध होती हैं जो शक्ति संतुलन को असंतुलित करना चाहते हैं। अगर शक्ति संतुलन को असंतुलित करने कोई व्यक्ति चाहता है तो उसके खिलाफ जो है ये संधियां हो सकती हैं। अगला प्रश्न, कूटनीति क्या है? देखिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कूटनीति शब्द का आंसर, मतलब उसका परिभाषा लिखी है। कूट लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में समंजन तथा व्यवस्था स्थापित करने का एक साधन है। ठीक है, क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने का, व्यवस्था को स्थापित करने का एक साधन के रूप में कूटनीति प्रयोग करी जाती है। भारतीय विद्वानों में के पाणिकक्कर कहते हैं कि कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों से आगे रखने की एक कला होती है, यानी अपना देश आगे बढ़े। ठीक है, दूसरे देश से कैसे हम अपना आगे बढ़ जाए, इसी को कूटनीति कहते हैं। कूटनीति के डिप्लोमेसी कहते हैं इसको। तो कूटनीति एक प्रकार से अपने देश के अपने हित को जल्दी साधना, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की जनता आगे बढ़े। ठीक है, ये कूटनीति होती है। निशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। देखिए, निशस्त्रीकरण की परिभाषा प्रोफेसर मार्गेनथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण का अर्थ शस्त्रीकरण की होड़ समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ या सभी शस्त्रों को कम करना अथवा समाप्त करना होता है। निशस्त्रीकरण की अब हथियार ना बनाओ, देशों को बताया जाए कि हथियार अब मत बनाइए, क्योंकि हथियार बनने का कोई मतलब नहीं है। अरे हथियारों को, जो बड़े बड़े लोग हथियारों बनाने की एक बार होड़ चली थी, सभी लोग हथियार पर फोकस कर रहे थे, सारी अर्थव्यवस्था हथियारों पर जा रही थी, तो उसी को कम करने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? निशस्त्रीकरण की आवश्यकता कई कारणों से। पहली बात तो विश्व शांति के लिए जरूरी है। दूसरी बात, सभी राष्ट्रों के आर्थिक कल्याण और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है। तीसरी बात, भौतिक वातावरण की सृष्टि के लिए जरूरी है। चौथी बात, समस्याओं के शांतिपूर्ण निराकरण हेतु जरूरी है। पांचवी बात, पारमाणविक जो युद्ध है उसकी रोकथाम के लिए जरूरी है। ये सभी तरीकों की, मतलब इन सभी के लिए जरूरी होती है निशस्त्रीकरण, ताकि शस्त्रों पर कंट्रोल किया जा सके। रपाकी योजना क्या है बाबू? रपाकी योजना, देखिए 14 जनवरी 1958 को पोलैंड के विदेश मंत्री अदम रपाकी ने एक विस्तृत योजना पेश की थी। इस योजना के अनुसार मध्य यूरोप के नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त क्षेत्र में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि ये रपाकी योजना थी, जिसमें एक प्रकार से पोलैंड के विदेश मंत्री अदम रपाकी ने इसको प्रस्तुत किया था, ताकि जो है निशस्त्रीकरण की लिए थे। निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब और कैसे किया गया था और इसके क्या परिणाम निकले? देखिए, 4 जनवरी 1952 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया। साधारण सभा के सुझाव पर लंदन में कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक निशस्त्रीकरण की समस्या को हल करने के लिए नियुक्त हुई, किंतु कोई परिणाम इसका नहीं निकला। ठीक है, नाभिकीय
नाभिकीय जो है अनुद्भवन संधि क्या है? देखिए जून 1968 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को न्यूक्लियर यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव को शून्य के विरुद्ध 10 मतों से स्वीकार कर लिया गया। अल्जीरिया, ब्राजील और पाकिस्तान ने मतदान इसमें नहीं किया था। नाभिकीय अनुद्भवन संधि जो आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न सीटीबीटी क्या है? देखिए यह व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई थी। इस संधि समझौता की अगर बात की, इसका भारत और अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ जो है सह प्रस्तावक है। ये तो सीटीबीटी जो था ये भी एक प्रकार से जो आणविक परीक्षण होता है, परमाणु बम बनाना जो देश चाहते हैं आगे, तो उस पर बैन लगा दिया गया है कि भाई अब जो है परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और परिभाषा दीजिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या होता है, लिखिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने के लिए पहले राजनीति का अर्थ समझना जरूरी है, ठीक है। राजनीति शब्द का अर्थ राजनीतिक शास्त्र में अत्यंत व्यापक है। व्यक्ति समाज में एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसका जीवन अन्य व्यक्तियों के सहयोग और स्वभाव पर डिपेंड करता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य संगठनों का निर्माण करना चाहता है, अर्थात समान उद्देश्यों के लिए समान हितों वाले व्यक्तियों का एक संगठन जो होता है बनाया जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति, जो समान उद्देश्य होता है उनकी पूर्ति का साधन होता है। विभिन्न संगठनों में सहयोग की भावना विद्यमान रहती है, किंतु संगठनों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी होती है, विचारों में सबके भिन्नता भी होती है। संगठन में एक ही हित को ध्यान में रख करके, एक ही विचारधारा को ध्यान में रख करके संगठन बने हैं, लेकिन संगठन के बीच में भी होड़ लगी रहती है आगे बढ़ने की, ठीक है। तो हितों की भिन्नता भी हो सकती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथवा प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए संगठन शक्ति का आश्रय लेते हैं, यानी पावर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि प्रत्येक संगठन दूसरे संगठन पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण रख करके अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो होती यही होती है जिसमें क्या होता है, अपने हितों को साधने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। दूसरा पीछे हो रहा उसमें कोई मतलब नहीं, उसका आगे बढ़ना है अपना, ठीक है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा की भावना जो होती विद्यमान रहती है। हर एक संगठन दूसरे संगठन से आगे निकलना चाहता है, आगे जाना चाहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्प्राउट कहते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्य या हित होते हैं, ठीक है। और उन्हीं आपस में जो अलग अलग देशों के हित होते हैं, उन्हीं हितों में विरोध होता है, ठीक है। और हर एक देश अपना हित साधना चाहता है, अपने को आगे बढ़ाना चाहता है, और उसी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पढ़ा जाता है। तो इसमें संघर्ष उत्पन्न की क्रिया प्रतिक्रिया और संबंधों का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए। प्रश्न है बेटा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र क्या है, यानी इसका स्कोप क्या है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या क्षेत्र है, विषय क्षेत्र क्या कैसे पढ़ा जाता है। देखिए पहली बात, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात, शक्ति यानी जिसके पास पावर है वही एक प्रकार से अन्य देशों को कंट्रोल करता है, अपने हितों की पूर्ति करता है, सब कुछ करता है। शक्ति का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय तमाम सारे संगठन जैसे क्वाड है, आसियान है, ठीक है, सार्क है, ऐसे तमाम प्रकार के देशों का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। इसके साथ ही साथ बेटा युद्ध और शांति की गतिविधियां जो होती है उनका भी अध्ययन हम करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। चौथी बात, राज्यों के आपसी संबंध कैसे हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है, उन संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। पांचवी बात, अंतरराष्ट्रीय कानून का भी अध्ययन करते हैं। इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। इसके अलावा विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, अलग अलग देशों की विदेश नीतियां अलग अलग होती हैं। इसके अलावा सैनिक संगठन तमाम सारे बने जैसे कि नाटो, सीटो, क्वेटो, ये सब, वार्सा पैक्ट, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा परमाणु शक्ति का अध्ययन करते हैं। परमाणु शक्ति पर जो तमाम प्रकार की टेटी उटी आती है कि बैन किया जाए, इसको बनाया जाए कैसे, तो उन सभी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे और भी 2 चैनल, एक चैनल का नाम है बीए क्रेकर, ठीक है, बीए क्रेकर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए क्रेकर, ठीक है, बीए क्रेकर। और एक चैनल है आपका को करिकुलर चैनल जो है को करिकुलर मास्टर, ये 2 चैनल और हमारे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं खेल सिद्धांत क्या है। ये खेल सिद्धांत की अगर बात करें तो खेल सिद्धांत को गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है। इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लागू करने का प्रयत्न किया गया है। अनेक समानताओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मानकर के अध्ययन किया जाता है। इसको जॉन न्यूमैन ने विकसित किया है।
जिस प्रकार खेल में दो पक्ष होते हैं और वे दोनों जीतने का प्रयास करते हैं, इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय में दो देश होते हैं और प्रत्येक देश अपने आप को जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो एक प्रकार से पीछे हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे आप देखिए कल मैच रात में चल रहा था किसका, मुंबई इंडियंस का, और एक का और चल रहा था, क्या नाम है, पंजाब का। अब अधिकतर फैंस किसके थे, मुंबई इंडियंस के, सब चाहते मुंबई इंडियंस जीत जाए, लेकिन पंजाब में श्रेयस अय्यर खड़ा रहा और वो मार मारा श्रेयस अय्यर ने, इतना जबरदस्त बैटिंग करी कि मैं पूरी रात जो है उसको देखता रहा, जब तक चला है 1:30-2 बजे तक, जब तक मैच चला है मैंने देखा उसको, टाइम निकाल करके देखा, क्योंकि मैं एक प्रकार से श्रेयस अय्यर की बैटिंग देखना चाह रहा था। मैंने देखा और मुझे पता था कि भाई श्रेयस अय्यर अगर रुका रहेगा वो भारत को जिता देता है, खड़े खड़े मतलब कि खड़ा रहता है अगर वो, तो पता चलता है भारत जीत जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही पूरा जिता दिया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं हर एक देश, जैसे एक खेल में हर एक टीम जीतना चाहती है, हर एक खिलाड़ी जीतना चाहता है, ठीक है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर एक देश अपने आप को, अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहता है, जीतना चाहता है। तो वही बात खेल सिद्धांत कहता है, जिस प्रकार खेल में दो पक्ष होते हैं और दोनों जीतने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी दो पक्ष होते हैं, सभी विजयी होने का प्रयास करते हैं। खेल सिद्धांत में प्रत्येक पक्ष जो होता है अपने विरोधी टीम की गलतियों को सूक्ष्मता से अध्ययन करता है और उन्हीं गलतियों पर प्रहार करता है, ठीक है, और जीतता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, विदेश नीति के तत्व बताएं। देखिए विदेश नीति के कई सारे तत्व हैं। पहली बात है भौगोलिक स्थिति, दूसरी है जनसंख्या, तीसरी प्राकृतिक संपदा उसके पास, चौथी औद्योगिक क्षमता, ठीक है, ये सब चीजें। सैनिक शक्ति कितनी है, भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति, ठीक है, विचारधारा, नीति निर्माता वहां के कैसे हैं, विश्व संगठन से कैसे उसका संबंध जुड़ा हुआ है, विश्व जनमत उसके पक्ष में कैसे, अन्य देशों की प्रतिक्रिया उस देश के प्रति कैसी है। विदेश नीति को बनाने के लिए ये सारे तत्व जो होते हैं वो एक प्रकार से डिपेंड होते हैं उन सभी पर, इन सभी तत्वों से इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आसियान की महत्ता बताएं। आसियान कंट्री, देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अधिकांश विचारकों ने आसियान के कार्यों को निराशाजनक माना है। यूरोपीय साझा बाजार की अपेक्षा या संगठन सदस्य राज्यों में आर्थिक सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा है। जैसे यूरोपीय यूनियन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो ये है आसियान, जो दक्षिण पूर्वी सहयोग संगठन है, दक्षेस के नाम से जाना जाता है, वो अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है। इस संगठन का काफी जो है महत्व है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जो है, सार्क को दक्षेस कहा जाता है, ये आसियान है, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जो मैंने आपको बताया था वो। इसका संगठन जो है सदस्य राज्यों में व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके कुछ सीमा तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सफलता प्राप्त की, यानी कि इन देशों में जो देश शामिल हैं वो आपस में अगर व्यापार करेंगे तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह एक असैनिक संगठन, ये सैनिक संगठन नहीं है। आसियान की सफलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है, क्योंकि भारत जो है इसके पश्चिम देश, मतलब पश्चिम में भारत है, और उधर देखेंगे तो जापान है, फिर ऊपर नीचे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर देखेंगे चाइना है। जापान और कोरिया पूर्वी पंख है इसके। आसियान रूपी मतलब कि जंबो जेट के उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है, यानी कोरिया और जापान भी इसका मदद करते हैं और भारत भी मदद करते रहते हैं। भारत आसियान में महत्वपूर्ण भागीदारी बना हुआ है, ठीक है, लेकिन भारत उसका सदस्य नहीं, लेकिन भागीदारी जरूर करता है। अगला विचारधारा क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का विशेष महत्व होता है। विचारधारा को यथार्थवादी तत्व माना जाता है। विचारधारा को न केवल अशांति उत्पन्न करने वाला तत्व माना जाता है, बल्कि यह शांति उत्पन्न करने वाला तत्व भी विचारधारा को मानते हैं। हर एक देश की अपनी विचारधारा होती है। विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण कहा जाता है। पैडल फोर्ड और लिंकन नाम के विद्वानों ने कहा विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से रिलेटेड विचारों का एक निकाय होता है, एक संगठन होता है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करता है, प्लानिंग करता है, ठीक है, जो उनके लक्ष्य पूरे करते हैं, ठीक है। राजनीतिक मूल्य और लक्ष्य, सामाजिक, आर्थिक ऐसे लक्ष्य और मूल्य होते हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए संगठन बनते हैं या निकाय बनता है। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व होता है, ठीक है। आज अपूर्ण मतलब संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर ही विभाजित है। विचारधाराएं 3 प्रकार की होती हैं। एक है बेटा यथास्थिति की विचारधारा, जैसी है वैसी यथास्थिति की विचारधारा। दूसरी है साम्राज्यवाद की विचारधारा, और तीसरी है अस्पष्ट, जिसका विचारधारा क्लियर ही नहीं कि भाई वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अस्पष्ट है, जब मन होगा बदल दिएगा। यथास्थिति मतलब कि जैसे देश है हमारा वैसे बनी रहे। एक विचारधारा थी साम्राज्यवाद की, जो अपना देश हमेशा बढ़ाने की ओर आगे बढ़ता रहता है, चाइना है, ठीक है। आगे देखिए सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार क्या है, वीटो पावर। देखिए सुरक्षा परिषद का जो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो है निकाय है। इसमें सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं, 5 देश हैं। सुरक्षा परिषद में कितने देश है बेटा,
5 देश हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 15 देश है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं, ठीक है। अब देखें सुरक्षा परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो है निकाय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्य हैं। इन पांचों के पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार है। ये अस्थायी सदस्य देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस है, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये 5 देशों के पास क्या है बेटा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इनके पास ऐसा वीटो पावर है, वीटो माने होता है कि निषेधाधिकार, कि अगर इन पांचों ने किसी मुद्दे पर, अंतरराष्ट्रीय कोई मुद्दा है उस पर चर्चा हो रही है, उस पर एक प्रकार निर्णय लेना है, तो इन पांचों में से अगर एक राष्ट्र ने भी उस पर निर्णय नहीं लिया, तो उसने कहा कि भाई मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूं, तो 4 ने निर्णय ले लिया है, अमेरिका, रूस और फ्रांस और ब्रिटेन चाहता है कि भाई कोई मुद्दा पास हो, जैसे कि अमेरिका, रूस और फ्रांस और ब्रिटेन, ये चारों चाहते हैं कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए अस्थायी सदस्य देशों में। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, भारत को नहीं शामिल होना है। तो चाइना अगर चाहेगा तो भारत इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मुद्दा होगा, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एक तरफ है और अमेरिका कह रहा है कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, फ्रांस कह रहा नहीं होना चाहिए तो फ्रांस नहीं होगा, ब्रिटेन चाह रहा तो नहीं होगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुरक्षा परिषद के सभी 5 सदस्यों का मत मिलना आवश्यक होता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान करता है तो यह माना जाता है कि उस सदस्य ने वीटो यानी निषेधाधिकार का प्रयोग किया है और वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यही इसका निषेधाधिकार का नियम है। बाकी 10 अस्थायी सदस्य, 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि अस्थायी, ठीक है। इसमें इसी 10 में भारत भी शामिल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, और बेहतर तरीके से हमने पेपर 1 का भी करवा दिया, पेपर 2 का भी करवा दिया था, और जियोग्राफी का भी जिनका पेपर है उसका जियोग्राफी का कल लेक्चर हो चुका था, तो आपने जियोग्राफी पेपर 1 का जियोग्राफी ऑफ इंडिया देख लीजिएगा, और जो जियोग्राफी का दूसरा पेपर है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, उसका आपका कल तक वो भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए 91 61 93 60 62 प्रश्न। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, लाइव लेक्चर्स में जुड़ना है, ग्रुप से जुड़ना, तो आप एसएमएस कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, और आपकी क्लासेस जो होगी वो अच्छे तरीके से करवाई जाएंगी। इसमें क्लासेस भी मिलेंगी, वीडियो लेक्चर से। अभी चूंकि आपके पेपर लगे हुए तो आपको पीडीएफ और प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। लाइव क्लास वाले ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, जब क्लास होगी तो उसकी लिंक भी जाती रहेगी। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपका जो है लिखित भी, यानी कि एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएगा। अगर पेपर एमसीक्यूज होगा तो एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव होता है यानी ऑब्जेक्टिव यानी लिखित होता तो लिखित, ठीक है। दो टाइप का आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट की सभी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी होती है, तो सभी के लिए बच्चों के लिए है। जैसे आप राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होती है उन सभी के लिए। और डीडीयू, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, ठीक है। मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ये सब लिखित ऑब्जेक्टिव होती है इन सभी की, तो इन सभी के लिए भी लेक्चर बहुत सारे पड़े हुए, तो आप उनको देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज, मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करनी पड़ी इस वीडियो के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि मैं आपको इतनी लंबी क्लास दे पाऊं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से मैंने आपके लिए मेहनत करी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत को समझें, और आप इसके बाद में फिर कहाँ चले जाएं, कुछ आपका आता पता भी नहीं तो मिलेगा। कहने का मतलब ये कि आप जो है लास्ट सेमेस्टर है, आप निकल जाएंगे, फिर पढ़ने थोड़ी आना, तो अभी तो वीडियो को लाइक करके जाओ, क्योंकि आपके गुरु जो है आपके लिए मेहनत करे, तो आपको भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। धन्यवाद।